क्या कोई और है जो मेरे साथ होंगमेंग दाओ फल साझा करना चाहता है? नानगोंग चेन ने चुपचाप दाओ से पूछा। उसकी निगाहें भूमिगत महल में बचे हुए लोगों पर घूम रही थी। ये छोटे छोटे प्रतिभाशाली गुट, जो काफी चतुर थे, ने तुरंत जवाब दिया, हम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आज रक्त दानव राजा का वध पूरी तरह से साथी दाओवादी के प्रयासों के कारण हुआ है। उनकी आंखों में भय व्याप्त था और उनकी पीठ से ठंडा पसीना बह रहा था, मानो उन्होंने किसी शैतान राजा को देख लिया हो। ये आदमी सचमुच बेरहम है। आज मेरी उससे मुलाकात हुई और अब मुझे उससे दूर ही रहना होगा। उससे कभी पंगा मत लेना। फिर ये लोग पीछे मुड़े बिना बेहद तेजी से भूमिगत महल से निकल गए। ये देखकर युए रुशान ने नानगोंग चेन को प्रणाम किया और कहा, आज मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथी दाओवादी। मैं आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ से जाने के बाद मैं कुल के बुजुर्गों को सूचित करूंगा और स्वयं अपना आभार व्यक्त करने के लिए अमर क्रिस्टल लेकर आऊंगा। विदाई। इसके तुरंत बाद यू रुशान हावरान मंडप के शेष शिष्यों को अपने साथ ले गया। ये देखकर नानगोंग चेन ने हल्के से सिर हिलाया। उनकी आंखों में कुछ प्रशंसा झलक रही थी। ये लोग चतुर हैं। इसके बाद नानगोंग चेन ने अपना ध्यान चू परिवार की ओर मोड़ा। नानगोंग चेन की निगाहें देखते ही शिष्य इतने भयभीत हो गए कि उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उनका पूरा शरीर कांपने लगा। महान शैतान राजा हमें नहीं मारेगा, है ना? उनके मन में नानगोंग चेन की दमनकारी उपस्थिति मध्य दिव्य महाद्वीप के विलक्षण प्रतिभाओं की तुलना में कहीं अधिक थी। प्रोडिजी तो और भी ज्यादा डरावना है। चुयान की आंखें पतझड़ के पानी जैसी थी। उसका सुंदर चेहरा कागज की तरह पीला रंगीन था। उसने धीमी आवाज में कहा, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, आज हमें बचाने के लिए धन्यवाद युवा स्वामी। खांसी खांसी। उसके बोलने से पहले ही चुयान बेहद कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उसने एक रेशमी रुमाल निकाला, दोबारा हल्की खांसी की और दयनीय दिखी। उसका कोमल शरीर हवा में हिलते हुए विलो वृक्ष की तरह, ठंडी हवा में झूलते हुए फूल की तरह बेहद बीमार लग रहा था। मैं स्वभाव से शारीरिक रूप से कमजोर हूँ, कृपया मेरी खराब सेहत के लिए मुझे क्षमा करें। आज युवा स्वामी ने हमारी जान बचाई और आपके प्रति आभार व्यक्त करने का मेरे पास कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसके कि। चुयान की बातें सुनकर न केवल सूली और अन्य लोगों की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, बल्कि चू परिवार के सदस्य भी उसे हैरानी से देखने लगे। नानगोंग चेन ने उसे गहरी दिलचस्पी से देखा। युवा स्वामी को चू परिवार के अमर खजाने में स्थान देकर ही हम इस अपार कृपा का प्रतिफल दे सकते हैं। जैसे ही सूली ने अपनी मुट्ठी भींची, चुयान ने रुक रुक कर बोलना समाप्त किया। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली, तो यही बात थी। सूली की कसकर सिकुड़ी हुई बाहें तुरंत शिथिल हो गई और उसके दिल का तनाव गायब हो गया, लेकिन वह अभी भी सतर्क निगाहों से चुयान को देख रही थी। वह इतनी धीमी गति से बोलती है, सच में वही चालाक औरत है। ये सब स्पष्ट रूप से सुनने के बाद चू परिवार के सदस्यों को भी समझ आ गया कि क्या हो रहा है और वे सदमे से भर गए। युवती, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चू परिवार के अमर खजाने में हमेशा से ही कुछ ही स्थान उपलब्ध रहे हैं। अगर हम एक स्थान किसी और को दे देंगे तो इससे संभवतः अन्य लोगों में असंतोष पैदा हो जाएगा। जी हाँ, अमर खजाने का मामला बेहद महत्वपूर्ण है, साथ ही स्थानों की संख्या भी। हम दाओ वंश के बुजुर्गों के साथ चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय ले सकते हैं। अगर मुखिया और बाकी लोगों को पता चल गया तो वे हमें जरूर सजा देंगे। इन विवेकियों ने भी जल्दी और चुपचाप दाओ को समझाने की कोशिश की। क्या तुम मुझे चीजें करना सिखा रहे हो? चुयान मुड़ा। उसकी आंखें अचानक बर्फीली ठंडी हो गई, मानो 9 स्वर्गों के ऊपर कोई बर्फीली गुफा हो। ये देखकर चूजिंग ने मन ही मन इन शिष्यों की मूर्खता पर गुस्सा किया। जो भी ड्रैगन के फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत करेगा, वह अपनी जान को दावत दे रहा होगा। अच्छा हुआ कि तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। ये देखकर चू परिवार के भेदभाव करने वालों ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की और तुरंत चुप हो गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि 9 स्वर्ग गुप्त क्षेत्र से संबंधित सब कुछ चुयान द्वारा तय किया जाता था और उन्हें इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। चू परिवार का अमर खजाना। नानगोंग चेन हैरान होकर देखने लगा। यह क्या है? चुयान मुड़ी। उसका चेहरा खिल उठा, मानो वह कोई और ही इंसान बन गई हो। उसकी मुस्कान प्यारी थी और उसने धीरे धीरे दाओ के बारे में बताया। चू परिवार का अमर खजाना एक ऐसे छोटे संसार का प्रवेश द्वार है जिस पर चू परिवार प्राचीन काल से ही नियंत्रण रखता आया है। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि इसमें अनगिनत अवसर समाहित हैं और यह 9 स्वर्गों के 10 लोकों में से एक निषिद्ध लोक है। इसका आयोजन हर 10 साल में एक बार होता है। उस समय न केवल हमारे जुवानिटियन डोमेन से विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति भाग लेगा, बल्कि अन्य 9 डोमेन से भी भाग लेगा। प्रोडिजी भी इस अमर खजाने में अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रवेश करेगा, जो उनके लिए 10 डोमेन में अपना नाम बनाने का एक मौका होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चुयान की खूबसूरत आंखें चमक उठी जब उसने नानगोंग चेन की ओर देखा। उन्हें यह आभास था कि अगर नानगोंग चेन ने भाग लिया तो इससे कई लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा। तो फिर मैं ये पद स्वीकार कर लूंगा। नानगोंग चेन ने शांत भाव से जवाब दिया, लेकिन उनका ध्यान इस मामले पर नहीं था। अब वह केवल उस आध्यात्मिक सागर को त्यानेयुवान स्पिरिट टैबलेट में डालना चाहता था, क्योंकि उसने देखा कि होंगमेंग प्राचीन वृक्ष, जिसने होंगमेंग दाओ फल को दिया था, अब शेष अवशेषों को अवशोषित कर रहा था, जो 10,000 अमर आध्यात्मिक द्रव था। ठीक है, साथ ही दाओवादी नानगोंग और सभी परियों चू परिवार अमर खजाने को अलविदा। चुयान मुस्कुराया और अभिवादन के रूप में अपने हाथ जोड़े। इसके बाद वह चू परिवार के भेदभाव करने वाले व्यक्ति को वहां से दूर ले गई। सूली ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। उसे लगा कि यह महिला नानगोंग चेन को बहकाने की कोशिश कर रही है।
नहीं, अगर नांगोंग चेन जा रहा है तो उसे उससे दूर रखा जाना चाहिए। जब वांग युक्सुआन और झो वानर ने चुयान को उन्हें परियों के रूप में प्रशंसा करते हुए सुना तो वे खुशी से झूम उठी और उनकी निगाहें चुयान की ओर और भी अधिक प्रसन्नता से देखने लगी। नांगोंग चेन की दोनों पुतलियों से हल्की रोशनी निकली और उसने धीरे धीरे उनकी पीठ को दूर जाते हुए देखा। फिर उसने सीधे त्यान्युवान स्पिरिट टेबलेट को अपने आध्यात्मिक सागर में फेंक दिया। ये देखकर तीनों महिलाएं हैरान रह गईं। आखिर हो क्या रहा था? त्यान्युवान स्पिरिट टेबलेट आध्यात्मिक सागर में प्रवेश कर गया और एक विशाल जल पंप की तरह तेजी से उस तरल को निगलने लगा। सूली और अन्य लोग भी जो कुछ उन्होंने देखा उससे स्तब्ध रह गए। स्वर्ग के नियमों को चुनौती देना क्या है? जादुई खजाना, ये वास्तव में इस आध्यात्मिक सागर के तरल को सोख सकता है। जल्द ही आध्यात्मिक सागर का कुंड खाली हो गया। आध्यात्मिक सागर की आखिरी बूंद को सोखने के बाद नानगोन चेन ने उसे रख दिया। उसने संतुष्टि का भाव प्रदर्शित करते हुए सिर हिलाया। यद्यपि कुछ भाग अवशोषित हो गया, फिर भी अधिकांश भाग शेष रहा और लगभग 9000 बूंदें अमर आध्यात्मिक द्रव में परिवर्तित हो गईं। यह कोई छोटी मात्रा नहीं है, ये त्यान्युवान स्पिरिट टेबलेट के भीतर परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है। फिर नानगोन चेन ने अपना ध्यान होंगवेंग प्राचीन वृक्ष की ओर मोड़ा और सोचने लगा कि दाव इसे कैसे हिलाएगा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। संपूर्ण गुप्त क्षेत्र कांप रहा था और इसे महसूस करते ही नानगोन चेन के चेहरे के भाव बदल गए। अरे नहीं, इस गुप्त क्षेत्र में इसे सहारा देने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, ये ढहने ही वाला है। झो वानर ने दाव कहना शुरू किया, उनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट झलक रही थी। नानगोन चेन ने कुछ अनिच्छा के साथ होंगवेंग प्राचीन वृक्ष को देखा, फिर मुड़कर उन तीनों के साथ चला गया। 66 इंतजार। जोड़। अध्याय 66 प्रतीक्षा। अध्याय 66 प्रतीक्षा। उत्तरी क्षेत्र। जैसे ही गुप्त क्षेत्र का अंत होने वाला था, विभिन्न गुटों के बुजुर्गों और दाव रक्षकों ने स्वयं को प्रकट किया। मुझे नहीं पता कि इस बार मेरा सूर्यदेव महल कैसा होगा। शिष्य को किस प्रकार का अवसर प्राप्त होगा। सफेद वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दाव कहकर पुकारा, जो सूर्यदेव महल के वरिष्ठ अधिकारी के अलावा और कोई नहीं थे। वन छापाग। उसका चेहरा घमंडी था और वह श्रेष्ठता की भावना से अन्य सेनाओं को नीचा देखता था। अब भी तुम्हें लिंगतियान पर टीम का नेतृत्व करने का भरोसा नहीं है? हाँ, यहाँ मौजूद प्रतिभाशाली लोगों में से केवल चू परिवार की संतनी ही लिंगतियान से आगे निकल सकती है। बाकी सब तो सड़ी हुई मछली और झींगे के समान है। सूर्यदेव महल के एक अन्य बुजुर्ग ने दाव को जवाब दिया। उनकी सांसें गहरी थी और उनकी आंखों में जोश की आग जल रही थी। ये सुनकर इलाके के विभिन्न गुटों के कई बुजुर्गों के चेहरे के भाव बदल गए। हावरान पवेलियन में एक हट्टे-कट्टे बुजुर्ग ने ये सुनकर तुरंत व्यंग्यपूर्वक जवाब दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए सावधान रहे कि अपनी क्षमता से अधिक काम न ले ले, वरना अंत में कोई भी उपस्थित नहीं होगा। ओयांग झेंग, आपको अपने हावरान पवेलियन की डिस्क के बारे में अधिक चिंता करनी चाहिए। बची हुई कुछ शीर्ष श्रेणी की डिस्क को खोने मत देना। वैसे लगता है युए रुशान पूर्वी दिव्य महाद्वीप के विलक्षण प्रतिभावान को भी नहीं हरा सकता। वह वास्तव में मध्य दिव्य महाद्वीप को कलंकित कर रहा है। फॉरेस्ट इम्प्रिंट फायर ने भी दाव के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की ताकि वह पीछे न रह जाए। ये सुनकर ओयांग झेंग हंस पड़ा और बोला, मैं मानता हूं कि तुम्हारी क्षमताएं कम हैं, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा ब्लू लिंगतियान उस दोहरी पुतली वाले व्यक्ति को हरा सकता है? ये तो एक मजाक है। तारा में आकाश तलवार शरीर धारण करने वाले ब्लू लिंगतियान ने अब महान शक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। मध्यम स्तर का स्वर्गीय रैंकिंग में 50वें स्थान पर वह उस दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति को कैसे नहीं हरा सकता? दोहरे शिष्य वाला व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन उसकी साधना का स्तर बहुत कम है। अगर वह कुछ और वर्षों तक अभ्यास करे तो शायद उसे ब्लू लिंगतियान को छूने का मौका मिल जाए। फॉरेस्ट इम्प्रिंट फायर ने अपना सिर हिलाया और तिरस्कारपूर्ण भाव से कहा, दाव, क्या तुम्हें बुरा लगा? कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा तथाकथित प्रतिभाशाली शिष्य बाद में हमारे नानगोंगचेन के हाथों मारा जाए। ये तो एक मजाक होगा। त्यान्युवान मनों की उड़ने वाली नाव पर किसी ने जोर से हंसा। ये सुनकर सभी लोग हैरानी से ऊपर देखने लगे। वह कौन सी शक्ति है जो सूर्य देव महल से नहीं डरती? महान कियान राजवंश और महान झो राजवंश के बुजुर्ग भी इस समय एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जब सभी ने उड़ने वाली नाव को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति की गुट से संबंधित है। तुम कौन हो? फॉरेस्ट इम्प्रिंट फायर ने शत्रुतापूर्ण भाव से पूछा। पूर्वी दिव्य महाद्वीप का एक साधारण निवासी दाव उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? बगल में ही सूर्य देवता का महल है। बुजुर्गों ने भी गंभीर भावों के साथ देखा। सूर्यदेव महल के सदस्य होने की पहचान के बिना भी उन्हें दिव्य राजा क्षेत्र के अनुभवी और शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। पूरे शुवानटियन क्षेत्र में कौन उन्हें सम्मान देने से हिचकेगा? अगर तुमने नानगोंगचेन के बारे में एक और बुरा शब्द कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उड़ने वाली नाव पर नानगोंगवेंटियन ने आंखें सिकोड़कर कहा, दाव, उसकी आभा बिना किसी छिपाव के फूट पड़ी। एक असीम हत्या का इरादा आकाश को ढक रहा था। देखते ही देखते फॉरेस्ट और इम्प्रिंट फायर का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वही ईश्वर राजा था, एक शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ, और कोई साधारण विशेषज्ञ नहीं। कौशल का ये स्तर अर्धसंत स्तर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर है। इसके अलावा ये व्यक्ति तो बहुत छोटा है। ये संदेश मिलते ही सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। एक और बेजोड़ ताकतवर शख्स, और वह भी उसी गुट से जिससे डबल प्यूपिल पसंद संबंधित है।
दोहरी पुतली वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या है जो उसे सूर्यदेव महल की सर्वोच्च शक्तियों से भी भयभीत नहीं होने देती। ये देखकर कि सूर्यदेव महल के दोनों बुजुर्ग एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, सभी को राहत का एहसास हुआ। इतने वर्षों के बाद आखिरकार किसी ने सूर्यदेव महल के अहंकार का अंत कर दिया। महान झोऊ राजवंश में लाल वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने नानगोंग वेंटियन से मिलने पर बहुत शांत प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि त्यानेयुआन मनो महान झोऊ राजवंश के भीतर एक शक्ति थी, लेकिन दोनों की तुलना किसी भी स्तर से नहीं की जा सकती थी। यदि त्यानेयुआन मनो महान झोऊ राजवंश को उखाड़ फेंकना चाहता तो इसमें केवल एक क्षण लगता। वास्तव में त्यानेयुआन मनो शुवानिटियन डोमेन की असली सर्वोच्च शक्ति है, जो गुप्त परिवार के बराबर है। महान झोऊ राजवंश महज एक दिखावा था। लाल वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। वह इस बात से भी हैरान था कि इतनी शक्ति संपन्न त्यानेयुआन मनो को इतना धैर्यवान क्यों होना पड़ता है। हालांकि नानगोंग चेन के अस्तित्व में आने के बाद से सब कुछ बदल गया लगता है। दूसरी ओर चू परिवार की टीम का नेतृत्व कर रहे एल्डन ने ये देखकर भौहें चढ़ा ली। सूर्यदेव महल और गुप्त क्षेत्र अभी समाप्त नहीं हुए हैं। क्या आप हमें थोड़ा कम नहीं आंक रहे हैं? ये पूर्वी दिव्य महाद्वीप है। प्रोडेजी आपके सन गॉड पैलेस से कम शक्तिशाली नहीं है। उसने पीले रंग का चोला पहना हुआ था और आंखें खोलते और बंद करते समय उनमें से ठंडी रोशनी निकल रही थी। उसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी, जिससे वह इस स्थान का एकमात्र अर्धसन समान शक्तिशाली व्यक्ति बन गया था। पूर्वी दिव्य महाद्वीप के पक्ष में एक और शक्तिशाली व्यक्ति को बोलते देख सभी लोग स्तब्ध रह गए। आज ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे प्रभावशाली व्यक्ति पूर्वी दिव्य महाद्वीप के लिए आवाज उठा रहे हैं? अचानक पूर्वी दिव्य महाद्वीप के ये अनुयायी भी उत्साह से भर गए। सूर्यदेव महल मौन रहा, क्योंकि वे जानते थे कि यदि दाव बोलना जारी रखता तो इससे जनता का आक्रोश भड़क सकता था। कुछ ही क्षण में दुनिया में सन्नाटा छा गया। तभी गुप्त लोक से एक तेज आवाज सुनाई दी, दाव क्यू ईशी। इसका मतलब है कि 9 हेवन सीक्रेट रियल्म का अंत हो गया है और उनका अपना विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति जल्द ही रिहा होने वाला है। फॉरेस्ट इम्प्रिंट फायर ने नानगोंग वेंटियन को गुस्से से घूरते हुए महल के स्वामी को रिपोर्ट करने और वापस लौटते ही दोहरे शिष्य व्यक्ति के प्रभाव को खत्म करने का दृढ़ निश्चय किया। साथ ही वह उत्सुकता से देख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि ब्लू लिंगतियान बाहर आकर इन लोगों को करारा जवाब देगा या ब्लू लिंगतियान गुप्त क्षेत्र में इस दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति को मार डालेगा और उनकी उम्मीदों का अंत कर देगा। लिन यिंटियन उसे बुरी तरह कोसना चाहती थी। कुछ ही सांसों के बाद एक दाव प्रकट हुआ। दाव जैसी रोशनी प्रकट हुई, ये सभी साधारण विलक्षण प्रतिभा वाले प्राणी थे जो भूमिगत महल की बाहरी परिधि पर ही रुक गए थे और उसके केंद्र में प्रवेश नहीं कर रहे थे। जब भीड़ ने इसे देखा तो उन्होंने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि असली प्रोडिजी अभी भी उनके पीछे ही थे। हावरान पवेलियन से एक विलक्षण प्रतिभा प्रकट हुई है, किसी ने कहा। गुप्त लोक के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर एक हट्टा कट्टा व्यक्ति हवा में इधर उधर उड़ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी बाहों से खून टपक रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह गंभीर रूप से घायल था। उनके पीछे हावरान मंडप के सभी शिष्य घायल अवस्था में थे और बेहद दयनीय दिख रहे थे। ये देखकर ओयांग झेंग की आंखें चौड़ी हो गईं और वह जल्दी से मदद के लिए दौड़ा और पूछा, क्या हुआ? आपको इतनी बुरी तरह चोट कैसे लग गई? यूई रुशान ने एक औषधीय गोली ली। उसके चेहरे की रंगत में कुछ सुधार हुआ और फिर उसने कहा, गुप्त लोक की सबसे गहरी गहराई में हमारा सामना रक्तदानव राजा से हुआ। उनकी आवाज धीमी और गहरी थी और उसे केवल ओयांग झेंग ही सुन सकता था। सूर्यदेव महल में वनछाप अग्नि ने बुरी तरह घायल यूई रुशान और अन्य लोगों को अपनी आंखों में तिरस्कार और उपहास के साथ देखा। मैंने तुम लोगों से कहा था कि जो लोग शरीर को निखारने का काम करते हो, तुम सब दिमागहीन हो, फिर भी तुम सब या तो मर चुके हो या घायल हो चुके हो। अगर यह हमारा सूर्यदेव महल होता तो ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं होती। क्या तुम्हारा सामना रक्तदानव राजा से हो गया? ओयांग झेंग ने हैरानी से कहा। उसकी आंखें घोर सदमे से भरी हुई थी। ये सुनकर सभी के चेहरे के भाव बदल गए और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। रक्तदानव राजा, आप गलत तो नहीं है ना? अन्य वरिष्ठ बुद्धि बेहद चिंतित हो गए थे। फॉरेस्ट इम्प्रिंट फायर की मुस्कान जम गई, उसकी आंखों में गहरी बेचैनी छा गई। सूर्यदेव महल शिष्य अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, क्या कुछ हुआ होगा? चू परिवार के बुजुर्ग भी चिंतित दिख रहे थे और गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार को ध्यान से देख रहे थे। कुछ ही देर में एक बेहद खूबसूरत आकृति प्रकट हुई, जिसके पीछे विलक्षण प्रतिभाओं का एक समूह था। जब एल्डर चू ने ये देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली और उनकी कसकर सिकुड़ी हुई भौहें तुरंत शिथिल हो गईं। शुक्र है वे ठीक हैं। अगर चुयान और चूशिन को कुछ हो जाता तो उसे पता नहीं होता कि दाव घर जाकर इसे कैसे समझाता। जैसे जैसे सीक्रेट रियल्म बंद होने की तैयारी कर रहा है, वैसे वैसे वहां आने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। पूरे उत्तरी क्षेत्र में उपस्थित सभी लोगों के भाव अविश्वसनीय रूप से जटिल थे। उड़ने वाली नाव पर नानगोंग वेंटियन गुफा के प्रवेश द्वार को ध्यान से देख रही थी और चुपचाप प्रार्थना कर रही थी कि नानगोंग चेन सुरक्षित रहे। साथ ही उसके मन में कुछ शंकाएं भी थीं। गुप्त लोक में रक्तदानव राजा के प्रकट होने पर कोई कैसे बच सकता है? यह मानना मुश्किल है कि किसी ने रक्तदानव राजा को मार डाला है। जब उसने इस बारे में सोचा तो वह चौंक गया, लेकिन तुरंत ही उसने इस विचार को खारिज कर दिया। भला ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे ही गुफा का प्रवेश द्वार बंद होने वाला था, तभी सफेद वस्त्रों में एक अद्वितीय आकृति प्रकट हुई। #67 बाहर आओ, सूर्यदेव महल क्रोधित है। जोड़। अध्याय 67 जारी हो चुका है और सूर्यदेव महल में अफरा तफरी मची हुई है।
अध्याय 67 जारी हो चुका है और सूर्यदेव महल में अफरा तफरी मची हुई है। नागोंग चेन का चेहरा शांत था, उनकी सफेद वस्त्र बेदाग थे और वे दिव्य प्रकाश से घिरे हुए थे। वे तेजस्वी थे और ऐसा लग रहा था मानो कोई दिव्य प्राणी पृथ्वी पर अवतरित हुआ हो। उनमें अतुलनीय महानता और अलौकिक गुण थे। उसके बगल में खड़ी महिलाएं भी बेहद खूबसूरत थीं। उनकी आंखें चमकीली और दांत सफेद थे। उनकी आंखें आकाशगंगा जैसी थीं और उनके चेहरे की बनावट बेहद आकर्षक थी। तीनों महिलाओं की शैली अलग अलग थी, जिससे हर कोई बेहद ईर्ष्या कर रहा था। जैसे ही नागोंग चेन और उसका समूह बाहर आया, उन्होंने अनगिनत निगाहों को आकर्षित किया और लड़कियों की चीखें एक ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी। इनमें से अधिकांश शुवानटियन डोमेन के प्रमुख व्यक्ति हैं, कुछ शीर्ष स्तरीय क्षेत्रों से हैं, कुछ प्रथम श्रेणी के परिवारों से हैं और कुछ छोटे राजवंशों के शाही परिवारों से हैं। अब वे सभी शर्मा रही थी। उनके कोमल शरीर हल्के से कांप रहे थे। उनकी खूबसूरत आंखें उत्साह से भरी हुई थी। वे नागोंग चेन की अलौकिक सुंदरता से मोहित थीं। वे ईर्ष्या से भरे हुए थे और चाहते थे कि काश वे ही नागोंग चेन के करीब होते। बेशक कुछ पुरुष साधक ईर्ष्या से देख रहे थे। उन्हें इस बात की ईर्ष्या थी कि नागोंग चेन इतनी खूबसूरत महिलाओं से घिरा हुआ था, जो उनके लिए आदर्श जीवन की चरम सीमा थी। इस दृश्य को देखकर नागोंग चेन अविचलित और शांत रहा, मानो वह पहले से ही इसका आदी हो चुका हो। सूर्य भी वैसी ही थी। उसका बेहद खूबसूरत चेहरा अविश्वसनीय रूप से उदासीन था। उसके लंबे चांदी जैसे बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे, जो एक निर्मम सुंदरता के अहंकार को दर्शाते थे। उन्हें चिल्लाने दो, इसमें क्या हर्ज है। नागोंग चेन दाव कंपेनियन शुरू से अंत तक केवल वही हो सकती है। उसे पूरा विश्वास है कि वह उसके योग्य है। वांग युक्सुआन को थोड़ी जलन हुई। उसने अपने दांत पीस लिए। उसका गोरा चेहरा फूल गया और वह काफी प्यारी लग रही थी। चेहरे को लेकर जुनूनी मूर्खों का झुंड। छी, वे तो बस मुझसे भी ज्यादा जोर से चिल्ला रहे हैं, ऐसे दिखावा कर रहे हैं जैसे कोई यह कर ही नहीं सकता। झो वानर थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने इसे दिखाया नहीं। उसने चुपके से नागोंग चेन की ओर देखा। ये पहली बार था जब उसने नागोंग चेन जैसे किसी व्यक्ति के भयावह स्वभाव का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। दूसरे चाचा, नागोंग चेन ने उल्टी नाव पर लौटते हुए कहा, बुरा नहीं है, तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुमने इस बार 9 हेवन सीक्रेट रियल्म से काफी कुछ हासिल किया होगा। नागोंग चेन ने चौड़ी मुस्कान के साथ प्रशंसा की। नागोंग चेन मुस्कुराई, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। ये सब देखने के बाद नागोंग वेंटियन को कई बातें समझ में आ गईं। वैसे मैंने सुना है कि इस बार तुम्हारा सामना ब्लड डेमन किंग से हुआ था। हाँ, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। तुम लोग जिंदा बच निकलने में कामयाब रहे। जैसा कि हमारे नागोंग परिवार के किसी सदस्य से उम्मीद की जाती है, वे वास्तव में दिव्य आशीर्वाद से धन्य हैं। नागोंग वेंटियन को कुछ सूझा। उसने नागोंग चेन के कंधे पर थपथपाया और दाव की प्रशंसा की। ये सुनकर नागोंग चेन ने इससे इनकार नहीं किया, बल्कि एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। हाँ, ये तो बस सौभाग्य की बात है। उनके पीछे खड़ी तीनों महिलाओं ने ये सुनकर मुस्कुरा दिया। जब दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तब अन्य गुटों में हंगामा मच गया था। फुफकार, 9 स्वर्गों का गुप्त क्षेत्र बंद है। ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ इतने कम लोग हैं। भीड़ के बीच प्रोडिजी ने ये दृश्य देखा और दाव को देखकर वह भी हैरान रह गया। हाँ, सूर्यदेव महल तो नष्ट हो गया है और महान कियान और महान झो वंश के बहुत कम लोग ही बाहर आए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सभी यहीं मारे गए हों। दाव की बात से सहमत होते हुए किसी और ने कहा। इस समय लोगों की भीड़ के बीच एक परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण दिखने वाली महिला वहां खड़ी थी। ये सुनकर उसके घूंघट के पीछे छिपी उसकी खूबसूरत आंखों में एक जटिल भाव प्रकट हुआ। ये व्यक्ति लियू रुयान है। असल में लियू रुयान नागोंग चेन और उसके समूह का पीछा करना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि वह अचानक उनसे बिछड़ गई और भूमिगत महल के केंद्र में प्रवेश किए बिना ही बाहरी इलाके में रुक गई। सूर्यदेव महल के वे सभी विवेकशील सदस्य नागोंग चेन द्वारा मारे गए थे। वह ठीक ही होगा, है ना। आखिरकार अगर नागोंग चेन वहां नहीं होती तो उसे नहीं पता था कि दाव बच पाता या नहीं। जैसे ही लियू रुयान ने मन ही मन सोचा, उसकी आंखों में चिंता की झलक दिखाई दी। जब वह सोच विचार कर रही थी, तभी एक क्रोधित आवाज पूरे आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। हमारा सूर्य देवता महल शिष्य कहाँ है। एक भी नहीं आया। आपको हमें इसका स्पष्टीकरण अवश्य देना होगा। सूर्यदेव महल में वंछाप अग्नि दहाड़ रही थी। उसके बाल खड़े हो गए थे और उसकी आंखें दिव्य क्षमता से लाल हो गई थी। उसने दिव्य राजा क्षेत्र के साधक के रूप में अपनी पूरी शक्ति का निर्भीक प्रदर्शन किया और प्रचंड हत्यारा भाव से परिपूर्ण था। इस भयावह दबाव के कारण कई लोग भयभीत होकर पीले पड़ गए। जब मुझे सूर्यदेव महल के बारे में पता चला, जब भीतर सभी शिष्य मर गए, तो उसे अपने दिल में एक सिहरन महसूस हुई, मानो बिजली का झटका लगा हो, और वह सोचने लगा कि जब दाव लौटेंगे तो वे इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। इसी बीच दूसरी ओर लाल बालों वाले बूढ़े महान कियान राजा का भी खून खौल उठा और वह क्रोध से भर गया। उसने महान झो की ओर देखा और दाव से सवाल किया, क्या यह महान झो की कोई चाल है। हमारे राजकुमार और जून वुशुंग बाहर क्यों नहीं आए। ग्रेट झो की ओर से झो युवान असहाय देख रहा था। भाई, हम ग्रेट झो क्या कर रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा कि हमारे कोई भी राजकुमार बाहर नहीं आए। वे सभी एक ही संकट में हैं। आप अपना गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हैं। वह तो बस औपचारिकता निभा रहा था। अगर सदियों पुरानी परंपरा न होती तो वह आने की जहमत ही न उठाता। आखिरकार ग्रेट झो पूरी तरह बदल चुका है। महान झो राजा के कई बेटों की मौत से दाव का कोई लेना देना नहीं है। गुप्त लोक में प्रवेश करना उनका निजी मामला है। भला दाव भला वहां जाकर उनकी मदद कैसे कर सकता है।
दाकियान के लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने एक पल के लिए विराम लिया, फिर महसूस किया कि ऐसा ही लग रहा था, उनमें से केवल कुछ ही लोग बाहर आए थे। तो फिर आपको क्या लगता है कि यह किसने किया? लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में झोउ युआन की ओर देखते हुए दाऊ से पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा? झोउ युआन ने कंधे उचकाते हुए ऐसा भाव दिखाया जैसे यह उसका मामला ही न हो। आप? ये सुनकर लाल बालों वाला बूढ़ा और भी क्रोधित हो गया। इस बूढ़े को जरूर कुछ पता था, लेकिन वह बस कह नहीं रहा था। उसी समय उसके मन में महान झोउ के प्रति घृणा और भी बढ़ गई। उसने सोचा कि महान झोउ को अपने ही राजवंश के प्रतिभाशाली व्यक्ति की कोई परवाह नहीं है और वह देर सवेर नष्ट हो जाएगा। उनकी बातचीत समाप्त होने के बाद झोउ युआन के मन में कुछ अनुमान थे और उसने तियानेयुआन मनो की ओर देखा। फ्लाइंग बोट पर उसकी आंखें चमक उठी। इतने सारे लोग मर चुके हैं, पूरी संभावना है कि यंगलॉर्ड ने ही ये सब किया है। लेकिन अगर उसे पता भी होता तो वो कुछ नहीं करता। भला कौन उन्हें उकसाना चाहेगा? इन मूर्खों को खुद ही अंदाजा लगाने दो। ये सोचकर उसे राहत महसूस हुई, क्योंकि वह जल्द ही इस वीरान जगह को छोड़कर जा सकेगा। इस समय फॉरेस्ट इम्प्रिंट फायर गुस्से से उबल रहा था। उसने चारों ओर नजर घुमाए और फिर हावरान मंडप की ओर देखते हुए पूछा, युए रुशन, तुम्हारे अंदर जाने के बाद आखिर हुआ क्या? उसने पूछताछ के लिए सबसे अधिक परेशानी पैदा करने वाली शक्ति को चुना। ये सुनकर यू रुशान को भी गुप्त क्षेत्र के भीतर घटी विचित्र घटनाओं की याद आ गई। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगता है कि हमने तब से सूर्यदेव महल नहीं देखा है। हे भगवान, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उन सभी को मार डाला हो? ये सोचते ही उसके मन में सफेद कपड़ों में एक आकृति उभर आई। भूल जाए, यह आदमी निर्दयी है, उससे पंगा लेने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। हम्फ, तुम सूर्यदेव महल शिष्य अभी तक बाहर नहीं आया है, तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ओयांग झेंग का चेहरा उतर गया और उसने ठंडी सी सांस ली। तुम सूर्यदेव महल के प्रकोप को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। वंशा पत्नी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसकी आवाज ठंडी पड़ गई और उसने धमकी दी। क्या तुम हमारे हावरान मंडप को धमकी दे रहे हो? ओयांग झेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था, ऐसा लग रहा था कि दोनों किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार हैं। इसी क्षण यू रुशन ने कहा, ब्लू विंग त्यान और अन्य लोग हमारे भूमिगत महल में प्रवेश करने के बाद अलग हो गए और हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। बाद में जब हम बाकी लोग भूमिगत महल के केंद्र में एकत्रित हुए तो हमें ब्लू विंग त्यान और अन्य लोग नहीं दिखे। उन्होंने जो कहा वह सच है, यही तथ्य है। ये सुनकर फॉरेस्ट इम्प्रिंट फायर भावहीन रहा। उसने कुछ पल युए रुशान को घूरा और जब उसे पता चला कि वह झूठ नहीं बोल रहा है तो वह उदास चेहरे के साथ चला गया। अध्याय 68, सभी पक्षों की प्रतिक्रियाएं, सूर्यदेव महल को जवाबदेह ठहराया गया। अध्याय 68, सभी पक्षों की प्रतिक्रियाएं, सूर्यदेव महल को जवाबदेह ठहराया गया। फॉरेस्ट इम्प्रिंट फायर के जाने के बाद ओयांग झेंग ने युए रुशान की ओर देखा, अपनी भौहें उठाई और पूछा, तुमने झूठ तो नहीं बोला? नहीं, युए रुशान की मुस्कान कड़वी थी, ये सचमुच सच था। तो क्या आपको कुछ पता है? ओयांग झेंग की आंखें गहरी थी और उसकी आवाज कुछ धीमी थी। युए रुशान चुप रही, क्योंकि कुछ कहना बेहद चौंकाने वाला होता। ओयांग झेंग ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा और खुद से बात करना जारी रखा। हाँ, सूर्यदेव महल देखकर अच्छा लग रहा है। इस बार शिष्य से इतनी बड़ी हार के बाद वह बूढ़ा वापस आकर जरूर खूब मार खाएगा। ओह हाँ, मैं आपसे पूछना भूल गया था, आप रक्त दानव राजा से कैसे बच निकले? ओयांग झेंग की निगाहें तीव्र थीं, जिज्ञासा से भरी हुई थी। युए रुशान ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, वह बच नहीं पाया, रक्त दानव राजा मारा गया। ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि गुप्त क्षेत्र में कोई प्राचीन शक्ति जागृत हो गई हो और उसने आपकी मदद की हो? ओयांग झेंग कुछ आश्चर्यचकित हुआ और उसने दाव का अनुमान लगाया। नहीं, युए रुशान ने फिर से अपना सिर हिलाया। उसे किसने मारा? ओयांग झेंग ने हैरानी भरे भाव से दाव से पूछा। दोहरे शिष्य वाला व्यक्ति, युए रुशान ने ये शब्द धीरे धीरे कहे, उसका चेहरा बेहद गंभीर था। इन 3 शब्दों को सुनते ही ओयांग झेंग के चेहरे का भाव एकदम बदल गया, उसकी आंखों में सदमा छा गया और एक पल के लिए वह अवाक रह गया। ऐसा लगता था कि वह दाव को जानता था। सूर्यदेव महल क्यों? शिष्य पूरी तरह से नष्ट हो गया था। चू परिवार की ओर से, छोटी बच्ची, अच्छा हुआ कि तुम सब ठीक हो। एल्डर चू ने राहत की सांस ली। वाकई किस्मत की बात थी कि वे खून के दानव राजा से जान बचाकर भाग निकले। ऐसा लगता है जैसे वे बेहद भाग्यशाली हैं। भले ही यह रक्त दानव राजा चरम अवस्था तक न पहुंचा होता, फिर भी ये लोग उसका सामना नहीं कर पाते। इस दृष्टि से यह मानना अनुचित नहीं है कि सूर्यदेव महल के सभी शिष्य सदस्यों का सफाया हो गया। वैसे मैंने चू परिवार के अमर खजाने के पदों में से एक पद दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति को दे दिया है, चुयान ने लापरवाही से कहा। ये सुनकर चू युंग की उम्रदराज आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई और उनकी आवाज में घबराहट का भाव झलक रहा था। युवती, चू परिवार के अमर खजाने का कोटा बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसे इतनी आसानी से किसी और को कैसे सौंप सकते हैं? अगर आप अभी पीछे हटना चाहते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। चुयान ने अपना सिर हिलाया और फुसफुसाते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि हम क्यों सुरक्षित हैं? क्योंकि रक्त दानव राजा को दोहरी पुतली वाले व्यक्ति और उस 9वें दर्जे की महिला ने मारा था, या अधिक सटीक कहें तो केवल दोहरी पुतली वाले व्यक्ति ने ही मारा था। क्या? चुयुन चौंक गया, उसका चेहरा भावहीन हो गया और उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था।
इसके अलावा दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति में असाधारण क्षमताएं हैं और ऐसा लगता है कि उसने पौराणिक थंडर सम्राट की अनमोल तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अगर हम उसे अपने पक्ष में कर लें तो हमारे चू परिवार को भविष्य में अपार लाभ होंगे। चूयान ने धीमी आवाज में बात की, उसके शब्दों में आहें भरी हुई थी, उसकी खूबसूरत आंखों में अनगिनत विचार झलक रहे थे। चूयून चौंक गया, उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, हर घटना पिछले कुछ हजार वर्षों के उसके अनुभव को प्रभावित कर रही थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि पूर्वी दिव्य महाद्वीप पर ऐसा सच्चा ड्रैगन प्रकट होगा। उन सभी ने स्थिति को गलत समझा। छोटी बच्ची, तुमने बहुत अच्छा किया। जब परिवार के मुखिया को पता चलेगा तो वह तुम्हारी खूब प्रशंसा करेंगे। काफी देर बाद चूयून को आखिरकार होश आया और उसने बोलना शुरू किया। तो सूर्यदेव महल में वे शिष्य भी वही हैं। ये सोचते ही चूयून की आंखों में अविश्वास का भाव आ गया। संभवतः यदि सूर्यदेव महल बाद में हस्तक्षेप करता है तो वे दोहरी पुतली वाले व्यक्ति की रक्षा कर सकते हैं। चूयान ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि एक आदेश जारी किया। जी, चूयून ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। सटीक रूप से कहें तो 9 हेवन सीक्रेट रियल्म का नेता चूयान है। सूर्यदेव महल क्षेत्र। इस समय वंशापग्नि और सूर्यदेव महल के एक अन्य बुजुर्ग भी व्यस्त थे और वे पूछताछ करने के लिए अलग अलग हो गए और उन्होंने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। तो पता चला कि ब्लू लिंग तियान का एक छोटा भाई था जिसे डबल प्यूपिल पसंद ने मार डाला था। मुझे अभी अभी पता चला है। दोनों के फिर से मिलने के बाद फॉरेस्ट टेम्परेंट फायर ने धीमी और गंभीर आवाज में बात की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब ब्लू लिंग तियान ने पहली बार दोहरे शिष्य का नाम सुना तो वह इतनी उत्साहित हो गई थी। ये सुनकर सोंगझोंग थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसने अपनी जानकारी साझा करते हुए कहा, मैंने अभी उस विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति से पूछा जो भूमिगत महल के केंद्र में गया था। उन्होंने बताया कि दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति ने पौराणिक रक्तदानव राजा को मारकर अंतिम अवसर प्राप्त किया है। फॉरेस्ट टेम्परेंट फायर स्तब्ध दिख रहा था, मानो उसने कुछ भयानक सुना हो और उसकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। ये कैसे संभव है? अगर यह सच है तो हमने दोहरी पुतली वाले व्यक्ति को गंभीरता से कम आंका है। जी हाँ, मैं ही सूर्यदेव महल हूँ। शिष्य को संभवतः दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति ने मार डाला, सोंगझोंग ने अत्यंत ठंडी निगाहों और उदास चेहरे के साथ कहा। अगले ही पल दोनों ने अपनी साधना शक्ति का प्रयोग किया और त्यानेवान मनो की उड़ने वाली नाव की ओर भाग गए। उन दोनों को हिलते डुलते देखकर भीड़ आपस में चर्चा करने लगी। वे दो पुतलियों वाले व्यक्ति की ओर उड़ गए, जिसे कहना कठिन है, सूर्यदेव महल। क्या शिष्य का नाश दोहरे शिष्य वाले व्यक्ति द्वारा हुआ था? कुछ लोगों ने अविश्वास से कहा, दाओ। ये सुनकर बाकी लोगों ने हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में सदमा साफ झलक रहा था। मेरे सूर्यदेव महल को नष्ट कर दो, शिष्य, दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति, क्या ये तुम हो? वंशापग्नि शून्य लोक पर खड़ी होकर दहाड़ रही थी और उससे निकलने वाला दिव्य राजा लोक का दबाव सीधे उड़ने वाली नाव की ओर बढ़ रहा था। वह आवाज एक गूंजती हुई घंटी की तरह थी जो तुरंत पूरे उत्तरी क्षेत्र में गूंज उठी। तुम ऐसा करने की हिम्मत तो करते हो पर स्वीकार नहीं करते। सामने आओ। सोंगझोंग की आंखें ठंडी थी और उसने अपने दिल में दबी हुई क्रोध को दबाते हुए गहरी आवाज में कहा, जान के बदले जान। अगर इस व्यक्ति को आज फांसी नहीं दी गई तो महल के मुखिया को समझाना मुश्किल होगा। पल भर में पूरा उत्तरी क्षेत्र उथल पुथल में डूब गया और अनगिनत निगाहें इस जगह पर टिक गईं। हे भगवान, दरअसल दो पुतलियों वाले व्यक्ति ने ही सूर्यदेव महल को ध्वस्त किया था। जिस एक शिष्य का वध किया गया वह विलक्षण प्रतिभा वाला योद्धा था जो स्वर्गीय रैंकिंग में 50वें स्थान पर था। मैंने एक मित्र से सुना है जो भूमिगत महल के केंद्र में प्रवेश कर चुका है कि दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति को कथित तौर पर अंतिम अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि यह सच है या नहीं। हाँ, उन्होंने तो ये भी कहा कि दोहरी पुतली वाले व्यक्ति ने रक्तदानव राजा को मार डाला, जो मुझे थोड़ा अटपटा लगता है। भीड़ में चर्चा की गहमागहमी थी, सभी का ध्यान नानगोंग चेन पर केंद्रित था। अगले ही क्षण उड़ने वाली नाव पर दो दाओ आकृतियां प्रकट हुई जिनका नाम नानगोंग चेन और नानगोंग वेंटियन था। नानगोंग चेन का चेहरा भावहीन था, उसके काले बाल बेतहाशा उड़ रहे थे, उसके सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे और उसकी दोहरी पुतलियां विनाश का भाव प्रकट कर रही थी। उसमें एक अजय आभा थी, मानो वह जन्मजात राजा हो। नानगोंग वेंटियन के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था, उसने एक चौड़ी तलवार पकड़ी हुई थी, उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी, उसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी, उसकी कृपाण की भावना आकाश में फैल रही थी और उनसे भी अधिक शक्तिशाली शक्ति विकीर्ण कर रही थी। नानगोंग चेन को देखते ही फॉरेस्ट टेम्परेंट फायर और सोंगझोंग के मन में हत्या का इरादा और रक्त पिपासा भर गई, मानो वे किसी कट्टर शत्रु का सामना कर रहे हों। दोहरे शिष्य, तुमने खुद को बहुत अच्छे से छिपाया है। तुमने तो रक्तदानव राजा को भी मार डाला। अगर मैंने न कहा होता तो शायद तुम इस बार बच निकलते। वंशापग्नि ने दाव से ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर नीचे सुन रहे लोगों के चेहरे के भाव बदल गए, उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं, मानो उन्होंने कुछ भयानक सुन लिया हो। क्या दोहरी पुतली वाले व्यक्ति ने सचमुच रक्तदानव राजा को मार डाला? ये तो ऐसी चीज है जिसे सेंट भी नष्ट नहीं कर सकता। #69 जोड़। अध्याय 69 नानगोंग वेंटियन ने अपनी चाल चली। अध्याय 69 नानगोंग वेंटियन ने अपनी चाल चली। ये सुनकर प्रोडिजी के अन्य सदस्य भी हैरान रह गए। ब्लड डेमन किंग को वास्तव में नानगोंग चेन ने मार डाला था। क्या ये वाकई प्रोडिजी की ही पीढ़ी है? तो क्या इसका मतलब यह है कि 9 स्वर्गों के गुप्त क्षेत्र में मौजूद पौराणिक सर्वोच्च अवसर को भी नानगोंग चेन ने हासिल कर लिया है?
सभी को पहले लगा था कि उनका इस डिवाइन कॉन्टिनेंट प्रोडिजी 9 हेवन सीक्रेट रियल में सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी नानगोंग चेन जैसे विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति को देखने की उम्मीद नहीं की थी। इससे पहले किसने कहा था कि हम पूर्वी दिव्य महाद्वीप से हैं? जो लोग आगे नहीं आना चाहते वे भी आगे आएं। ब्लड डेमन किंग का वध करके और मध्य दिव्य महाद्वीप की स्वर्गीय रैंकिंग में विलक्षण प्रतिभा को पीछे छोड़ते हुए पूरे इतिहास में शायद पूर्वी दिव्य महाद्वीप पर केवल नानगोंग चेन ने ही यह उपलब्धि हासिल की है। तुम गलत हो, इस बारे में सोचो। दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति के दाव साथी के पास भी अद्वितीय प्रतिभा वाला दिव्य शरीर है। कुछ समय के लिए ये पूर्वी दिव्य महाद्वीप प्रोडिजी बेहद उत्साहित था, उसकी आंखों में जोश की चमक थी और उसने कहा, दाओ। ये सुनकर अन्य राज्य के विद्वान एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए, उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए। अधिकतर लोग उनके बारे में निराशावादी थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नानगोंग चेन उन्हें इतना करारा जवाब देगा। लेकिन कुछ लोगों ने उपहास किया और तिरस्कारपूर्वक सिर हिलाया। कमजोर हो चुके ब्लड डेमन किंग का मारा जाना महज एक संयोग था, ऐसा कोई भी कर सकता था। ये सही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि डबल प्यूपिल पसंद ने सन गॉड पैलेस की हत्या कर दी। शिष्य को आज उत्तरी क्षेत्र छोड़ना मुश्किल लगेगा। आखिरकार पूर्वी दिव्य महाद्वीप पर कोई भी शक्ति सूर्यदेव महल का मुकाबला नहीं कर सकती। कितनी अफसोस की बात है, ऐसा लगता है कि इस भूमि का भाग्य विलक्षण प्रतिभा को जन्म देना नहीं है। ये सुनकर भीड़ में मौजूद लियू रुयान के चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे। पहले उसे सदमा लगा और अब चिंता होने लगी। हाँ, नानगोंग चेन ने सूर्यदेव महल के शिष्य की हत्या कर दी। वे निश्चित रूप से नानगोंग चेन को जाने नहीं देंगे। इसके अलावा नानगोंग चेन के पीछे मौजूद ताकतें शायद उसकी रक्षा करने में सक्षम न हों। हमें क्या करना चाहिए? लियू रुयान बेहद चिंतित थी, उसकी खूबसूरत आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। ये सब उसकी वजह से हुआ था और वह नानगोंग चेन को ऐसी विकट परिस्थिति में नहीं देखना चाहती थी। शून्य क्षेत्र में भागना। मैं तुम्हारे जैसे पाखंडी खलनायक नहीं हूँ। सूर्यदेव महल, मैंने एक न एक जीवन जिया है, मुझे अपमान का जीवन जीने की क्या आवश्यकता है? नानगोंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी दोनों पुतलियां चमक रही थी, उसकी आभा उनसे कम नहीं थी। मुझे बताओ, क्या तुमने ही उनके दिव्य महल के शिष्य की हत्या की थी? खुद का उपहास सुनकर फॉरेस्ट इम्प्रिंट फायर ने क्रोधित होकर जवाब दिया। अरे, ये तो बस झटपट हो गया। असल में तो मैं किसी को लूटकर भाग जाना चाहता था, लेकिन किसे पता था कि तुम्हारा ब्लू लिंग पियान मुझसे इतनी नफरत करता है कि उसने तुरंत हमला कर दिया, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। नानगोंग चेन ने असहाय भाव से कहा। वह काफी मासूम दिख रही थी। ये सुनकर न केवल सूर्यदेव महल के दोनों बुजुर्ग स्तब्ध रह गए, बल्कि नीचे मौजूद सभी लोग भी अचंभित हो गए। उन्होंने क्या सुना? क्या दोहरी पुतली वाला व्यक्ति सूर्यदेव महल को लूट रहा था? उन्होंने इससे पहले कभी इतना क्रूर व्यक्ति नहीं देखा था। जिस बात ने उन्हें उत्सुक किया वह ये थी कि ब्लू लिंग पियान ने अपनी पहली मुलाकात में ही डबल प्यूपिल पसंद के प्रति इतनी नफरत क्यों पाल रखी थी, और उससे सामना होते ही उसने तुरंत हिंसा का सहारा क्यों लिया। वनछापाग उसका खून खौल उठा और वह कांपती हुई आवाज में दांत पीसते हुए बोला, क्या ये सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने उसके अपने भाई को मार डाला? एक तरफ खड़ा सोंगझोंग भी काफी घबराया हुआ था, उसकी दोनों मूंछें लगातार कांप रही थी और उसकी निगाहें नानगोंग चेन पर टिकी हुई थी। मैंने पहली बार सुना है कि किसी ने सूर्य देवता के महल को लूटा है। क्या आप सच में इंसानी भाषा बोलते हैं? उनके बोलने के बाद सभी के चेहरे समझ आने की खुशी से चमक उठे, तो यही कारण था। उनकी आंखों में हंसी झलक रही थी। क्या ये दोहरी पुतली वाला व्यक्ति सचमुच दाव से अनभिज्ञ था, या वह न जानने का नाटक कर रहा था? हालांकि ब्लू लिंग पियान वास्तव में दयनीय स्थिति में थी, क्योंकि उसे उसके ही दुश्मन ने लूट लिया था। साथ ही वे बेहद प्रभावित भी हुए। ये दोहरी शिष्यता वाला व्यक्ति सचमुच एक निर्दयी इंसान था। अपने ही भाइयों को मारना उसके लिए काफी नहीं था, वह उन्हें फिर से मिलाना भी चाहता था। लूटपाट, हाँ, बहुत बढ़िया। नानगोंग वेंटियन दिल खोलकर हंसे, उसे बहुत गर्व था, वह सचमुच नानगोंग परिवार की वंशज होने के योग्य थी। ये तो घोर अन्याय है। मैंने अपने दिव्य महल के शक्तिशाली अधिकारियों को पहले ही सूचित कर दिया है कि वे आ रहे हैं। चाहे तुम्हारे पंख ही क्यों न उग जाएं, आज तुम मौत से नहीं बच पाओगे। फॉरेस्ट इम्प्रिंट फायर ने ठंडे स्वर में कहा, दाओ, ये बच्चा बहुत ही विलक्षण है, इसे निश्चित रूप से बड़ा नहीं होने दिया जाएगा। मैं आसमान की ऊंचाइयों को छू लूंगा, मुझे कौन रोक सकता है? नानगोंग चेन ने दबंग आत्मविश्वास से हंसते हुए कहा। उसके पास शिन का रहस्य था, और अगर वह चाहता तो कोई उसे पकड़ नहीं सकता था। हालांकि उसका भागने का कोई इरादा नहीं था और त्यानेवान मनों को समर्थन प्राप्त था। अगर हालात बहुत खराब हो जाते हैं तो हम आपस में लड़ सकते हैं। अहंकारी बच्चा, हमला करो। फॉरेस्ट इम्प्रिंट फायर की निगाहें ठंडी थी और उसने चिल्लाकर कहा, दाओ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, दोनों ने अपनी साधना शक्ति का विस्फोट किया। उनकी आभा विश्वसनीय रूप से मजबूत हो गई, उनके आध्यात्मिक सागर धधकते लाल सूर्य की तरह जलने लगे। ये सूर्यदेव महल की अनूठी साधना तकनीक है, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और प्रभावी है। मैं तुम्हारे अगले कदम का इंतजार कर रहा हूँ। नानगोंग वेंटियन हंसा, उसकी आंखों में खून की प्यास छलक रही थी। पल भर में उसके हाथ में मौजूद विशाल तलवार अनंत लाल प्रकाश से भर उठी। उसकी हत्या की मंशा आसमान छू गई, उसकी शक्ति धरती को हिला देने वाली थी। शून्य लोक कांप उठा। दिव्य राजा लोक द्वारा प्रकट की गई शक्ति इतनी थी कि वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। छोटी मालकिन, क्या हम अभी मदद करने चलें? ये देखकर चू युन ने दाओ से पूछा। जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है।
दोहरी पुतली वाले व्यक्ति के बगल में खड़ा बलवान व्यक्ति काफी देर तक डटा रह सकता है। हमें उनकी मदद के लिए तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक वे सबसे ज्यादा हताश न हो जाएं। लोगों का दिल जीतने का यही एकमात्र तरीका है। चुयान की खूबसूरत आंखें चमक उठी और उसने धीरे से कहा, दाओ। ये सुनकर चुयून प्रशंसा से भर उठी। युवा मालकिन की चतुराई ऐसी थी जिसकी वे केवल कल्पना ही कर सकते थे। उसी समय नानबोंग चेन की ओर उसकी निगाहें दुख से भरी हुई थी। कितना उत्तम युवक था, और अब वह छोटी मालकिन की साजिश का शिकार होने वाला है। हालांकि ये बुरी बात नहीं है कि इसका इस्तेमाल चू परिवार द्वारा किया जा सकता है। बेशक अगर नानबोंग चेन को पता होता कि दाओ और बाकी लोग क्या सोच रहे हैं तो वह शायद बस हंस देता। शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच लड़ाई छिड़ते देख हर कोई बड़ी उत्सुकता से देख रहा था, कहीं कुछ छूट न जाए। आखिरकार वे इससे कुछ सीख तो सकते हैं। सूरज खूब चमक रहा है। शून्य लोक में खड़े होकर हाथ से मुद्रा बनाते हुए वन इम्प्रिंट फायर ने चिल्लाकर कहा। एक भयानक आभा उत्पन्न हुई जिसकी शक्ति उमड़ती और सूर्य के समान एक अग्निगोले में परिवर्तित हो गई जो उन दोनों की ओर तेजी से गिरी। सोंगझोंग ने भी ऐसा ही किया। हाथ के एक इशारे से ही आग का एक प्रचंड सागर उठ खड़ा हुआ जिसमें दुनिया की हर चीज को भस्म कर देने की भयानक शक्ति थी। इसने सीधे नानबोंग वेंटिन को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि दोनों केवल डिवाइन किंग लेट स्टेज स्तर पर थे, लेकिन उनकी चाल की क्षमताएं बेहद समान थीं और यहाँ तक कि और भी अधिक भयानक उतार चढ़ाव पैदा करने के लिए उन्हें संयोजित भी किया जा सकता था। इसकी शक्ति दिव्य राजा क्षेत्र की शक्ति के बराबर है। चोटी। बस इतना ही। नानबोंग वेंटियन ने व्यंग्य करते हुए नानबोंग चेन को अपने पीछे छिपा लिया। फिर खून जैसे लाल रंग की तलवार लहराते हुए और शून्य लोक में खड़े होकर वह अकेले ही दुश्मन के सामने आ गया। पलक झपकते ही प्रकाश की एक विशाल लाल रंग की तलवार प्रकट हुई जिसकी कृपाण जैसी शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जो सीधे 9 आकाशों की ओर उठी, यहाँ तक कि आकाश को 2 भागों में विभाजित कर दिया और आग के अंतहीन सागर की ओर नीचे की ओर वार किया। बूम। एक अत्यंत शक्तिशाली लहर फैल गई जिससे सभी के चेहरे पीले पड़ गए और सदमे से उनके दिल कांपने लगे। क्या ये ईश्वर राजाओं के बीच का युद्ध है? जैसे ही फॉरेस्ट और इम्प्रिंट फायर ने अपनी ओर आती तलवार को देखा, उनके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। उनकी चाल संबंधी क्षमताएं एक साथ ही टूट गई। तलवार सीधे उनके शरीर की ओर निशाना साध रही थी। सोंगझोंग ने अपनी साधना शक्ति का प्रयोग करते हुए तेजी से हमले से खुद को बचा लिया। इस एक ही प्रहार से फॉरेस्ट इम्प्रिंट फायर 2 हिस्सों में बंट गया जिससे हर जगह खून बहने लगा, जो काफी चिंताजनक था। ये देखकर नानबोंग चेन भी थोड़ा हैरान रह गया। क्या उसका दूसरा चाचा सचमुच इतना शक्तिशाली था? #70 तुम्हारे लिए एक देवराज को पकड़ो ताकि तुम उसे मार सको। जोड़। अध्याय 70 एक देवराज को पकड़ो और उसे अपने लिए मार डालो। अध्याय 70 एक देवराज को पकड़ो और उसे अपने लिए मार डालो। बात यही खत्म नहीं हुई। दोनों तलवारें एक क्रॉस की तरह अविश्वसनीय बल के साथ फिर से आगे बढ़ी, मानो वे आकाश को चीर डालने वाली हों। अचानक फॉरेस्ट इम्प्रिंट फायर का शरीर, जो 2 हिस्सों में बंट गया था, सफेद रोशनी से चमक उठा और तुरंत फिर से जुड़ गया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और एक तरफ हट गया। मैंने तुम्हें बहुत कम आंका था, तुम अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो। फॉरेस्ट इम्प्रिंट फायर क्यूई हौंफते हुए सांस ले रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। स्पष्टतः शारीरिक रूप से ठीक होने की प्रक्रिया ने उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को काफी हद तक कम कर दिया था। सोंगझोंग की भी यही हालत थी। उसकी आंखों में हैरानी के भाव थे। यदि यह एक नियमित दिव्य राजा क्षेत्र होता, पीठ के ताकतवर लोग भले ही मर गए हों, लेकिन मुझे इस आदमी की कृपाण की क्षमता इतनी अद्भुत होने की उम्मीद नहीं थी कि वह आग के सागर को भी चीर सकता है। जब कोई साधक देवराज स्तर में प्रवेश करता है तो उसका भौतिक शरीर मारना बेहद मुश्किल हो जाता है, व्यवहारिक रूप से अमर हो जाता है। उसे मारने का एकमात्र तरीका उसके भौतिक शरीर को काटकर उसकी दिव्य आत्मा को नष्ट करना है। नानबोंग वेंटियन ने धीमी आवाज में बात की, स्पष्ट रूप से नानबोंग चेन को संबोधित करते हुए। नानबोंग चेन ने सिर हिलाया। उन्हें देव राजाओं के बीच का युद्ध बहुत लाभकारी लगा, साथ ही उन्हें जो मार्गदर्शन मिला वह भी सराहनीय था। जब फॉरेस्ट और फायर ने ये देखा तो उनके चेहरे बेहद बदसूरत हो गए, मानो उन्होंने गंदगी खली हो। अप्रत्याशित रूप से ये व्यक्ति उनसे लड़ते हुए उन्हें सिखा रहा था, उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा था। नीचे खड़े लोग भी ये देखकर उतने ही हैरान रह गए। आखिर ये दोहरी पुतली वाला व्यक्ति कौन है और उसके रक्षक इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? क्या ये उसके दूसरे चाचा की आवाज है? मैंने अभी उसे यही कहते सुना। तो लगता है कि डबल प्यूपिल पसंद को बहुत जबरदस्त समर्थन प्राप्त है। इस समय सभी लोग नानबोंग वेंटियन की युद्ध क्षमता को देखकर स्तब्ध रह गए और नानबोंग चेन की उत्पत्ति के बारे में अटकलें लगाने लगे। ठीक है, मुझे डर है कि आप नहीं समझेंगे, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए एक बूढ़े आदमी को मार डालूंगा। नानबोंग वेंटियन दिल खोलकर हंसा। फिर अत्यधिक रक्त पिपासा से प्रेरित होकर उसने शून्य क्षेत्र में कदम रखा और वनछाप अग्नि की ओर वार करते हुए एक जबरदस्त ध्वनि विस्फोट उत्पन्न किया। नानबोंग चेन के माथे पर अचानक कई काली लकीरें उभर आईं। तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं नहीं समझता? साफ तौर पर तुम ही उसे मारना चाहते थे। इसे भूल जाए, अंकलेर को इस बार ऐसा दिखावा करने दीजिए। जब फॉरेस्ट इम्प्रिंट फायर ने नानबोंग वेंटियन को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा तो उसका चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया और वह जोर से चिल्लाया, दाओ, सोंगझोंग, मुझे बचाओ। वह अकेले नानबोंग वेंटियन के क्रूर आक्रमण का सामना नहीं कर सका। उसी समय फॉरेस्ट इम्प्रिंट फायर भी अपनी पूरी गति से सोंगझोंग की ओर बढ़ रहा था। सोंगझोंग चौंक गया, फिर वह वनछाप अग्नि की ओर उड़ गया।
उनमें से किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि यह नानगोंग वेंटियन वास्तव में उन्हें मारने की हिम्मत करेगा। जैसे ही दोनों मिलने वाले थे, फॉरेस्ट इम्प्रिंट फायर ने ऊपर देखा और एक चकाचौंध भरी सफेद रोशनी प्रकट हुई। उस चमकती ठंडी रोशनी से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ब्रश। अगले ही क्षण वंशाप अग्नि ने फिर से प्रहार किया, भौतिक शरीर को एक बार फिर 2 भागों में काट दिया और उसका लाल रक्त शून्य क्षेत्र में फैल गया। भौतिक शरीर सीधे नीचे गिर गया, एक दाव दिव्य आत्मा को उससे बाहर निकाल लिया गया और वह छोटा आदमी पीला पड़ गया और घबराकर भाग गया। नानगोंग वेंटियन यही नहीं रुका। एक तेज गति से उसकी तलवार ने प्रहार किया और रक्तलाल कृपाण की शक्ति सीधे उस नन्हे मनुष्य जैसे दिव्यात्मा की ओर बढ़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर सोमझोंक दंग चौंक गया। धमाका। नानगोंग वेंटियन यही नहीं रुका, बल्कि उसने अपना हमला और तेज कर दिया। पल भर में शक्ति का प्रवाह बढ़ गया और कृपाण की भावना की परतें बरसने लगी, जिससे वंशाप अग्नि की दिव्यात्मा पूरी तरह नष्ट हो गई। सूर्यदेव महल का शक्तिशाली दिव्य राजा साम्राज्य नष्ट हो गया है। अच्छे भतीजे, क्या तुमने इसे सीख लिया? नानगोंग वेंटियन मुस्कुराया, उसका चेहरा बेहद शालीन था। उसकी तलवारों से खून के छींटे पड़ने के बावजूद उसका हरा वस्त्र बेदाग बना रहा। मैंने इसे सीख लिया है। इस समय नानगोंग चेन ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसने सचमुच भगवान राजा को मारना सीख लिया है। अगर मौका मिले तो वह मजे के लिए ही किसी को मार डालेगा। इस दृश्य को देखने वाले बाहरी लोगों को यह अविश्वसनीय लगा। वे आश्चर्य से लगभग अवाक रह गए। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये दोनों, चाचा और भतीजा, दोनों ही विकृत मानसिकता वाले हैं? एक में सिखाने का साहस है और दूसरे में सीखने का। इस क्षण पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया और सभी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। ये कल्पना करना कठिन है कि शक्तिशाली ईश्वर राजा के पतन का कारण यह था कि चाकुलिए हुए यह व्यक्ति अपने भतीजे को ईश्वर राजा को मारने का तरीका सिखाना चाहता था। नानगोंग वेंटियन ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा है तो मैं एक देवराज को जिंदा पकड़ लूंगा और तुम्हें उसे मारने दूंगा। देखो देवराज को मारने का अनुभव कैसा होता है। फिर उसने अपनी निगाहें शेष सोमझोंक की ओर घुमाई। उसकी आंखों में गहन अवलोकन का भाव था। अच्छा। नानगोंग चेन ने भारी मन से सिर हिलाया, उसका दिल उत्साह से भरा हुआ था। इस सन की चाचा और भतीजे को देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनका वर्णन कैसे किया जाए। पागलपन, बिल्कुल पागलपन। लेकिन ये वो चीजें नहीं है जो आम लोग कर सकते हैं। इस क्षमता के बिना व्यक्ति बस एक मस्खरा बनकर रह जाता है जिस पर हर कोई हंसता है। ये नानगोंग वेंटियन के अपनी क्षमताओं पर विश्वास को भी दर्शाता है। उस निगाह के नीचे असहज महसूस करते हुए सोमझोंक के पैर कांपने लगे। उसने दांत पीसते हुए एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न की और उसके चेहरे पर चुनौती का भाव स्पष्ट दिखाई दिया। जब सभी को लगा कि वह पलटवार करेगा, तभी वह अचानक मुड़ा और भाग गया। नानगोंग वेंटियन ने इसका पूर्वाभास कर लिया था और जैसे ही सोमझोंक ने हरकत की, एक और भी तेज और भयंकर आकृति प्रकट हुई। एक चौड़ी तलवार गिरी, उसकी रोशनी चमक उठी और कृपाण की शक्ति आकाश तक पहुंच गई। इतने शक्तिशाली हमले से सोमझोंक इतना भयभीत हो गया कि उसने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और अपनी दिव्य आत्मा को अत्यंत तीव्र गति से बाहर निकाल दिया। ये दृश्य देखकर नानगोंग वेंटियन और भी उत्साहित हो गया। दिव्य आत्मा को मारना और भी आसान था और वह नानगोंग चेन के लिए कोई खतरा नहीं पैदा करेगी। नानगोंग वेंटियन ने रक्त लाल चौड़ी तलवार सीधे सोमझोंक की दिव्य आत्मा पर फेंक दी। पर्याप्त। इसी क्षण शून्य लोक में एक वृद्ध आकृति प्रकट हुई। उसकी सांसें अथाह गहराई की तरह थी और उसके द्वारा उत्सर्जित दबाव इतना था कि आकाश और पृथ्वी कांप उठे। यह कोई और नहीं बल्कि एक अर्धसंत थे। अपने हाथ के इशारे से अनंत दिव्य प्रकाश उतरा और सोमझोंक को बचाने का प्रयास किया। इस दृश्य को देखने वाले सभी लोग स्तब्ध रह गए। एक और शक्तिशाली व्यक्ति आ गया है। ऐसे संदेश के साथ क्या ये सूर्यदेव महल से आने वाली अतिरिक्त सेना हो सकती है? यह उस तलवारधारी व्यक्ति से निकलने वाली आभा से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। क्या ये संभव है कि यह बूढ़ा व्यक्ति एक तरह का संत हो? कोई उपहास उड़ा रहा है। ऐसा लगता है कि आज ही परिणाम तय हो गया है। डबल प्यूपिल पसंद का पतन निश्चित है। एक अर्थ संत और ईश्वर राजा के बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी के समान है। ये देखकर चुयान ने अपनी खूबसूरत आंखों को थोड़ा सिकोड़ते हुए कहा, महामहिम, बचाव की तैयारी कीजिए। चुयून ने ऊपर जाने से ठीक पहले सिर हिलाया। शून्य क्षेत्र के भीतर एक और शक्तिशाली लहर प्रकट हुई। मंत्र झिलमिला उठे और दिव्य प्रकाश नीचे की ओर झुका, सीधे उस दिव्य दीप्ति को चकनाचूर कर दिया। अचानक बादलों के सागर से एक आकृति प्रकट हुई। वह व्यक्ति झुका हुआ था, उसकी आंखें धंसी हुई थी और चेहरा अत्यंत वृद्ध लग रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि वो डोल था, नानगोंग चेन का रक्षक। ये तो तुम हो। सूर्यदेव महल के अर्धसंत भी उसे देखकर चौंक गए। नीचे सोमझोंक ने घबराकर दिव्य प्रकाश को गायब होते देखा और चिल्लाया, मुझे बचाओ। दुर्भाग्यवश अगले ही पल एक खून से लाल रंग की तलवार उसके शरीर को भेद गई, जिससे डिवाइन सोल बेहद कमजोर हो गया। अध्याय 71, देवराज का वध, जिन्ही की साजिश। अध्याय 71, देवराज का वध, जिन्ही की साजिश। तुम कहाँ भागने वाले हो? नानगोंग वेंटियन ने उत्साह से हंसते हुए चाकू की मूठ पकड़ी और एक बंधनकारी मंत्र का प्रयोग किया, जिससे सोमझोंक उसमें उलझ गया। दिव्य आत्मा आपको घेरे हुए है। चलो भतीजे, उसे मार डालो। नानगोंग वेंटियन ने नानगोंग चेन की ओर चिल्लाते हुए कहा, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। सोमझोंक ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी आंखें काली और आवाज ठंडी थी।
दिव्य आत्मा धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। प्रतिशोध, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे मार डालो, नानगोंग वेंटियन ने भौहें चढ़ाकर घमंड से कहा। तुम? सोंगझोंग का चेहरा पीला पड़ गया, वह बुरी तरह घायल हो गया था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक देव राजा को इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ेगा। सफेद वस्त्र पहने अलौकिका भर ये नानगोंग चेन धीरे धीरे शून्य लोक की ओर बढ़ा और ठंडे स्वर में घोषणा की। अगर तुम आज बिना कुछ किए चले जाते तो मैं तुम्हें छोड़ देता। दुर्भाग्य से तुमने अपनी मौत को खुद ही न्योता दिया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नानगोंग चेन की दोनों पुतलियां तेजी से चमक उठी और उनमें से एक झुलसा देने वाला प्रकाश फूट पड़ा जिसमें अतुलनीय रूप से भयानक शक्ति समाहित थी। धमाका! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शून्य लोक में सूर्यदेव महल के अर्धसंत भी इस दृश्य को देखकर क्रोध से अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने नानगोंग चेन पर अपना हाथ नीचे की ओर घुमाया और दिव्य प्रकाश बरस उठा जो एक विशाल सुनहरी हथेली में बदल गया जिसने वास्तव में शून्य लोक को चकनाचूर कर दिया। फ्रांसीसी अक्षर विशाल और असीम रूप से उभर आए। जिन्हें मेरी मौजूदगी में तुमने युवा स्वामी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। वो रोड की आंखें ठंडी थी और उसके शब्दों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। इस तथ्य से कि वह दूसरे व्यक्ति को उसके पूरे नाम से पुकार सकता था, ये संकेत मिलता है कि दोनों की मुलाकात बहुत पहले हुई थी। अगले ही क्षण एक और भी अधिक चकाचौंध भरी दिव्य रोशनी प्रकट हुई और एक भूदृश्य चित्र एक महान आभा लिए हुए साकार हुआ और सीधे शून्य लोक में विलीन हो गया। परिदृश्य चित्रकला से असंख्य दिव्य किरणें निकली जिनमें से ऊंचे ऊंचे पेड़ों की तने फूट पड़े और सीधे सुनहरे विशाल हाथ को चकनाचूर कर दिया जिससे सभी लोग अवाक रह गए। ये देखकर जिन्हें भी क्रोधित हो गया और उसने दाव से पूछा, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या एक छोटी सी ताकत तुम्हारी जान के बराबर है? छोटी सी ताकत है ना? हम अलग अलग रास्तों पर हैं, इसलिए साथ मिलकर काम न करें। अब जब मैंने जियानगहू से सेवानिवृत्ति ले ली है तो मेरा एकमात्र मिशन युवा स्वामी की रक्षा करना है। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं देख लूंगा कि इतने सालों में तुममें कोई सुधार हुआ है या नहीं। वो रोड ने बिना जरा भी हिचकिचाए दाव को जवाब दिया। आह! उसी समय एक चीख सुनाई दी। सोंगझोंग दाव की दृष्टि से दिव्य आत्मा पूरी तरह चकनाचूर हो गई और एक और देवराज का पतन हो गया। तुम बिल्कुल अक्षम्य हो। जिन्हें के बाल खड़े हो गए और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, दाव, इतने वर्षों में ये पहली बार था जब उसने किसी को सूर्यदेव महल का इतना विरोध करते देखा था। सूर्यदेव महल का विरोध करने वाला आखिरी व्यक्ति अब 2 फुट ऊंची घास से ढके हुए दफन है। ये देखकर सभी लोग आंखें फाड़कर देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। 2 शिष्यों वाले व्यक्ति ने सचमुच एक देवराज की हत्या कर दी। हालांकि यह घटना नानगोंग वेंटियन द्वारा बंदी बनाए जाने के दौरान घटी, फिर भी यह बेहद चौंकाने वाली थी। इससे नानगोंग चेन की अजेय शक्ति और भी बढ़ जाएगी और वह एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। जैसे जैसे वह बड़ा होगा, अपनी प्रतिभा के बल पर उसे कौन रोक पाएगा? किसी ने हैरानी जताते हुए पूछा, क्या हमें लड़ना जारी रखना चाहिए? आपको ये जानना चाहिए कि आज सूर्यदेव महल में 2 देवराजा युद्ध में मारे जा चुके हैं। इस समय पूर्वी दिव्य महाद्वीप के इस विलक्षण प्रतिभा को कम आंकने की हिम्मत किसी की नहीं थी। सुवानटियन डोमेन के भीतर शायद केवल सबसे शक्तिशाली ताकतें ही एक अर्धपवित्र रक्षक को भेज सकती थी। इससे उनमें नानगोंग चेन की पृष्ठभूमि के बारे में जानने की गहरी जिज्ञासा भी जागृत हुई। भीड़ में नानगोंग चेन के चारों ओर इतने सारे प्रभावशाली व्यक्तियों को देखकर लियू रुयान की सारी चिंताएं पूरी तरह से दूर हो गईं। सौभाग्यवश नानगोंग चेन को मरना नहीं पड़ेगा। इसी बीच चू परिवार के घर पर, छोटी मालकिन, लगता है मुझे आज कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चू यू ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा। बकवास, क्या तुम्हें मुझे बताने की जरूरत है? चू या ने आंखें घुमाई और कुछ भी अच्छा नहीं कहा। नानगोंग चेन को यह जानकर सचमुच आश्चर्य हुआ कि एक अर्धपवित्र रक्षक भी मौजूद था। मुझे इस आदमी के रहस्यमय अतीत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बहुत खूब, आपने इस युवती का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित कर लिया है। चूयान ने अपने होठों को चाटा। उसकी खूबसूरत आंखों में एक चंचल भाव दिखाई दिया। लगता है हम जल्द ही फिर मिलेंगे। चलो घर चलते हैं, चूयान ने मुड़कर शांत स्वर में कहा। जी, चूयून ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। शून्य क्षेत्र में अपने अत्यधिक गुस्से के बावजूद जिन्हें आश्चर्यजनक रूप से शांत रहा। वह जानता था कि इस स्थिति में अकेले मुजुवान का सामना करते हुए उसकी हार निश्चित थी। उसकी आंखें झपकी, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की, मानो वह किसी बात पर विचार कर रहा हो। अचानक जिन्हें ने कुछ ही दूरी पर उस जोशीले युवक को देखा और उसकी आंखों में एक तीव्र चमक आ गई। हालांकि उसने इस योग्यता को देखा था। प्रोडेजी बैंड का वो लड़का इस ग्रुप का मुख्य सदस्य है। अगर हम उसे पकड़ लें तो क्या समस्या हल नहीं हो जाएगी? एक अनुभवी और लगभग संत के रूप में उन्होंने तुरंत एक महत्वपूर्ण मोड़ को पहचान लिया। मुजुवान ने सावधानीपूर्वक उसका अवलोकन किया। जिन्हें की चाल बहुत ही विचित्र थी, जिसमें कई तरह के मंत्र शामिल थे, इसलिए उसे सावधान रहना पड़ा। अचानक जिन्हें हरकत में आया। उसकी आभा था गहराई की तरह थी और उसके हाथ प्रचंड शक्ति से भरे पंजों में बदल गए, वास्तव में सुनहरे अजगर के पंजों की एक जोड़ी में परिवर्तित हो गए, जिसने मुजुवान पर हमला किया। असंख्य सुनहरी जादुई शक्तियां उमड़ पड़ी और एक भयानक ड्रैगन की ताकत ने दबाव बनाया। ये पौराणिक स्वर्ग रैंक है। मार्शल स्किल ड्रैगन क्लॉ में बदल जाती है। नीचे एक शक्तिशाली व्यक्ति ने उसे पहचान लिया और बुदबुदाया, दो। ये सुनकर आखिरकार सबको कुछ समझ आ गया।
यह अर्ध संत वास्तव में सूर्य देव महल का एक स्वर्ण अर्ध संत है, जिसके जय ड्रैगन पंजे ने उसे मध्य दिव्य महाद्वीप में एक दुर्जय प्रतिष्ठा दिलाई है। वो सर्वोच्च अर्ध संतों में से एक है, जिनके पास असाधारण शक्ति है। मुझे दाव के बारे में नहीं पता, क्या दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति के संरक्षक इसका सामना कर सकते हैं। मुंह जुवान को भी पता था कि दाव का ये कदम कितना भयावह था, और उसके पास इसे निपटने के लिए माउंटेन ओपनिंग डायग्राम का दोबारा इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पहाड़ और समुद्र कांप रहे हैं। अगले ही क्षण उस सुरम्य परिदृश्य में दाव पैटर्न प्रवाहित होने लगे और जादुई शक्ति का प्रवाह उमड़ पड़ा। शून्य लोक में राजसी प्राचीन पर्वतों और असीम समुद्रों की विचित्र घटनाएं प्रकट हुई, जो सीधे इस हमले का सामना कर रही थी, और यह हमला ड्रैगन क्लॉ में परिवर्तित हो गया। इससे उत्पन्न हुई शक्ति भी उतनी ही जबरदस्त थी, जिन्हें की शक्ति से कम नहीं, और शायद उससे भी कहीं अधिक। फिर भी ये देखकर जिन्हें ने उपहास किया, फिर मुड़कर तेजी से नानगोंग चेन की ओर दौड़ पड़ा। आज हम तुम्हारे दाव नेता विलक्षण प्रतिभा को मार गिराते हैं, और हमें आशा है कि तुम फिर कभी सूर्यदेव महल को उकसाओगे नहीं। जिन्हें ने ठंडे स्वर में कहा, मानो वो दुनिया को घोषणा कर रहा हो, दाव। अरे नहीं। मुंह जुबान की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई कि जिन्हें इस तरह की घिनौनी चाल का सहारा लेगा। पलक झपकते ही उसने अपनी पूरी ताकत से प्रतिक्रिया दी, बिजली की गति से हरकत में आया और नीचे तल तक दौड़ पड़ा। हे युवा स्वामी, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। उड़ने वाली नाव पर सूर्य और अन्य लोगों के चेहरे के भाव भी बदल गए। उनके सुंदर चेहरे पल भर में मृत्यु के समान पीले पड़ गए, उन पर रंग का कोई निशान नहीं बचा था। मेरे पति, मालिक। ये देखकर नीचे मौजूद भीड़ बेहद तनावग्रस्त नजर आने लगी, लेकिन कुछ लोग उपहास उड़ा रहे थे। दोहरी पुतली वाले व्यक्ति, अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है ना? तुम्हारा रक्षक भी आसपास नहीं है। नानगोंग वेंटियन अकेले एक अर्ध संत को नहीं रोक सकता। लियू रुयान का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह आने वाली घटना को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। 72 भूतिया चेहरे वाली स्त्री, घर लौटाओ। जोर। अध्याय 72 भूत चेहरे वाली स्त्री, घर वापसी। अध्याय 72 भूत चेहरे वाली स्त्री, घर वापसी। बेशक इस समय सबसे ज्यादा घबराए हुए लोग नानगोंग चेन और नानगोंग वेंटियन थे। ऐसी भयावह शक्ति का सामना करते हुए नानगोंग वेंटियन भयभीत हुए बिना नहीं रह सका और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह अकेले इतनी शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। हालांकि फिर भी उसने ये जोखिम उठाया। वह अपने भतीजे को मरते हुए नहीं देख सकता था। भागो, नानगोंग वेंटियन चिल्लाए और नानगोंग चेन को कई मील दूर धकेल दिया। नानगोंग चेन ने कुछ हद तक असहाय महसूस किया और चुपके से वापस उड़ गया। उसके पास शिन का रहस्य है, जो दुनिया की सबसे तेज गति है, और वह आसानी से भाग सकता है। लेकिन फिर भी जब अंकल ईर का निधन होने वाला है, तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। नानगोंग चेन ने गुप्त रूप से फैसला किया कि वह बाद में शिन के रहस्य को सक्रिय करेगा और नानगोंग वेंटियन को अपने साथ ले जाएगा। मुझे होश आ गया। नानगोंग वेंटियन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और उसके शरीर से लाल रक्त ऊर्जा का एक विस्फोट फूट पड़ा, जो सीधे आकाश की ओर चला गया। उसकी कृपाण की शक्ति ठोस हो गई और शून्य लोक में एक रक्तलाल ब्लेड में परिवर्तित हो गई। यह उनका सबसे शक्तिशाली प्रहार था, स्वर्ग रंग का मार्शल कौशल, आकाश को निगलना। इस रक्तलाल रंग के विशालकाय ब्लेड से निकलने वाली आभा विस्मयकारी थी, और यह प्रारंभिक चरण में एक अर्ध संत के स्तर के करीब भी पहुंचती थी, सभी को आश्चर्यचकित करते हुए। ये देखकर जिन्हें एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर भी उसने व्यंग्य किया, बहुत खूब, आज तुम दोनों एक साथ मरोगे। तुम्हें मारकर हम भविष्य में हमारे सूर्यदेव महल के एक महान शत्रु का भी नाश कर देंगे। इसके तुरंत बाद सुनहरा ड्रैगन पंजा फिर से प्रकट हुआ, जिससे शून्य लोक कांप उठा। इससे निकलने वाला दबाव इतना अधिक था कि एक साधारण अर्ध संत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। सुनहरे ड्रैगन पंजे से टकराते ही रक्त के रंग की मोटी तलवार चकनाचूर हो गई और सीधे नानगोंग वेंटियन की ओर जा गिरी। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। नानगोंग वेंटियन का इस स्तर तक पहुंचना वाकई उल्लेखनीय था। जिन्हें बेहद संतुष्ट था। दो होनहार युवकों को अपने हाथों मरते देखकर उसे बेहद खुशी मिली। उसे सबसे ज्यादा इन युवा प्रतिभावानों को यातना देना और मारना पसंद था, जो अभी तक परिपक्व नहीं हुए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी एक स्पष्ट और मधुर आवाज सुनाई दी, जिसका स्वर तीव्र हत्या के इरादे से भरा हुआ था। सभी ने ऊपर देखा और शून्यलोक के भीतर एक अत्यंत सुंदर आकृति प्रकट होते हुए देखी। उसने एक भूतिया मुखौटा पहन रखा था, उसका चेहरा मानो रो भी रहा था और हंस भी रहा था। उसकी आंखें किसी आकाशगंगा जैसी थी, उसका शरीर आपस में गूंथे हुए प्रतीकों और दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ था, और उसके पीछे अजीबोगरीब घटनाएं प्रकट हो रही थी, और वहां तारा में आकाश ब्रह्मांड विकसित हो रहा था। भूत चेहरे वाली महिला ने अपनी चाल चली। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुनहरा ड्रैगन पंजा पल भर में गायब हो गया। बूम! पलक झपकते ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जिन्हें का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों में भय भर गया, और उसका शरीर मानो बंदी बन गया, अनायास ही रुक गया। अगले ही पल वह खून की धुंध में बदल गया। उस क्षण पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध और अचंभित रह गया, और चारों ओर सन्नाटा छा गया। इसे देखकर नानगोंग चेन की आंखों में विस्मय का भाव स्वाभाविक रूप से झलकने लगा। यह महिला बहुत मजबूत है, जितनी मजबूत वह अपने दादा सेन सहित आज तक मिले किसी भी व्यक्ति से है। पलक झपकते ही एक पूजनीय संत गायब हो सकते हैं, ऐसा कौन सा संत कर सकता है? हालांकि नानगोंग चेन को इस बात से हैरानी हुई कि यह महिला उसे क्यों बचाना चाहती थी। ये देखकर सू ली और बाकी लोगों को आखिरकार राहत मिली।
सौभाग्य से नानगोंग चेन ठीक है, लेकिन ये महिला कौन है? उसी क्षण सूर्य ने नानगोंग चेन की ओर देखा और पाया कि वह पूरी तरह से हैरान दिख रहा था, जिससे उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। आखिर यह शक्तिशाली महिला कौन है? शून्य लोक में भूत चेहरे वाली महिला ने अपनी आंखों में स्नेह का भाव लिए नानगोंग चेन को देखा और फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें लगातार मजबूत होते रहना होगा और भविष्य में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहने के बाद भूत चेहरे वाली महिला शून्य लोक में गायब हो गई। नानगोंग चेन की आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उनके चेहरे पर थोड़ी सी उत्तेजना दिखाई दी। वह वास्तव में अपने शरीर की रक्तरेखा और इस भूत या चेहरे वाली महिला के बीच एक संबंध महसूस कर सकता था। दूसरे शब्दों में कहें तो भूत चेहरे वाली औरत उसकी रिश्तेदार है, और वो भी उसकी मां की तरफ से। ये सोचकर नानगोंग चेन उत्सुकता से भर गया और यह जानने के लिए बेताब हो गया कि उसकी मां इस समय कहाँ है। जन्म से ही उनके पिता उनकी मां के बारे में बात करने से हमेशा बचते रहे थे। जब उनका पुनर्जन्म हुआ तो वे बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था। अप्रत्याशित रूप से इस महिला का प्रकट होना उसे यह बताने का एक अप्रत्यक्ष तरीका था कि उसकी मां अभी भी जीवित है। नानगोंग चेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उस महिला के अनुसार भविष्य में जब वह और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। इस समय मजबूत बनने की उसकी इच्छा चरम पर पहुंच गई थी। चलिए त्यानेयुआन हवेली वापस चलते हैं, दूसरे चाचा, नानगोंग चेन ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। अभी अभी उसकी शक्ल देखकर नानगोंग वेंटियन उससे पूछना चाहता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसने काफी देर तक खुद को बोलने से रोके रखा। ठीक है, चलिए चलते हैं। 9 स्वर्गों के गुप्त क्षेत्र से आप थक गए होंगे। नानगोंग वेंटियन ने आगे कुछ नहीं पूछा, बल्कि मुस्कुराते हुए स्पष्ट रूप से कहा, हे स्वामी, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। कृपया मुझे दंडित करें। मुंह जुआन भी वहां पहुंच गया, उसका चेहरा क्षमा प्रार्थी लग रहा था। नानगोंग चेन ने अपने कम घने काले बालों को सफेद होते हुए देखा, उनके चेहरे पर जटिलता झलक रही थी, और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, इस बार तुम्हारी गलती नहीं है। देखो, मैं अभी भी जिंदा और ठीक हूँ। अगले ही क्षण उसने त्यानेयुआन स्पिरिट टेबलेट से 3 कीमती जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें मुंह जुबान को सौंप दिया। मुंह जुबान घबरा गया और उसने जल्दी से दाव को मना कर दिया। युवक स्वामी, ये बहुमूल्य औषधि अत्यंत मूल्यवान है और मुझ जैसे बूढ़े व्यक्ति पर इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस बार बिल्कुल ठीक हूँ। नानगोंग चेन को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसने आधे मजाक में दाव से कहा, इस बार तुमने कड़ी मेहनत की है, इसलिए इसे स्वीकार करो। आखिरकार ये भविष्य में दाव की बेहतर रक्षा करने में तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन 3 पौधे भी बहुत ज्यादा हैं। इसे ले लो, इसे नानगोंग चेन की ओर से आभार का प्रतीक समझो। आखिरकार जब से तुम छोटे थे उन्होंने हमेशा तुम्हें अपने दादा की तरह माना है। नानगोंग वेंटियन ने दाव को सलाह दी। दोनों की बातें सुनने के बाद मुंह जुबान जवाब सुनने से पहले चुप हो गया। अचानक उसने कहा, युवा स्वामी, मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी आपकी रक्षा करना है। मुंह जुबान के शब्द बेहद सच्चे थे और उनसे उनकी सच्ची भावनाएं प्रकट हुई। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखने के लिए जीवित रहूंगी। हाँ, हम इसे देखेंगे। नानगोंग चेन मुस्कुराया, उसके शब्द दृढ़ और आत्मविश्वास से भरे थे। मुंह जुबान अचंभित रह गई, फिर फुसफुसाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, तुम इसे जरूर देखोगे। इस समय इस भूतिया चेहरे वाली महिला के प्रकट होने से पूरा उत्तरी क्षेत्र हिल गया था। किसी अर्ध संत को पलक झपकते ही मार डालने की क्षमता संभवतः दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणियों के पास भी ऐसी शक्ति नहीं होती। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति का इस दोहरी पुतली वाले व्यक्ति से कोई संबंध है। अगर यह खबर फैल गई तो मुझे डर है कि पूरे शुवानटियन डोमेन में कोई भी नानगोंग चेन को उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। इस समय हर कोई इस बात को लेकर अटकलें लगा रहा है कि यह भूतिया चेहरे वाली महिला कौन है और दोहरी पुतली वाले व्यक्ति के पीछे कौन सी ताकतें हैं। ऐसा लगता है कि अब से दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति का उदय अजेय है। पूर्वी दिव्य महाद्वीप का सच्चा ड्रैगन अंततः अंधकार से बाहर आ गया है। अपनी प्रतिभा के बल पर वह भविष्य में स्वर्गीय रैंकिंग के शीर्ष 10 में पहुंचने में पूरी तरह सक्षम होगा। भीड़ ने धीरे से आह भरी, दाओ, आज से डबल प्यूपिल पसंद का नाम पूरे शुवानटियन डोमेन में गूंजेगा। लेकिन जब सूर्यदेव महल को इस बारे में पता चलेगा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। हाँ हाँ हाँ। उसी क्षण अचानक किसी को कुछ सूझा और वह जोर से हंस पड़ा। सभी ने सिर हिलाया, क्योंकि वे जानते थे कि सूर्यदेव महल इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेगा। मुझे बस यही उम्मीद है कि उस समय दोहरी पुतली वाला व्यक्ति भी उतना ही भाग्यशाली रहा होगा जितना वह आज है। नोट, कृपया मुझे और अधिक अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करें और कृपया मुझे उपहार दें। लेखक को कल ही काले कमरे से रिहा किया गया है और वह अच्छा व्यवहार कर रहा है। कृपया उसे जाने दें। मैं अब कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगी। हाय रे, मजाक कर रही हूँ। #73 नियमित दिनचर्या ने हमेशा लोगों का दिल जीता है। जोड़। अध्याय 73 पारंपरिक रणनीतियां हमेशा लोगों का दिल जीतती हैं। अध्याय 73 पारंपरिक रणनीतियां हमेशा लोगों का दिल जीतती हैं। कुछ दिनों के बाद त्यानेयुआन मनो शून्य लोक में गुलाबी प्रकाश उगलती हुई एक विशाल उड़ने वाली नाव धीरे धीरे नीचे उतर रही है। फ्लाइंग बोट के नीचे नानगोंग परिवार के सभी सदस्यों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। इस समय ओमयालिंग की परवाह किए बिना सभी की निगाहें उत्सुकता से भरी हुई थी।
वे नानगोंग चेन के नॉसवर्ग गुप्त क्षेत्र में किए गए असाधारण कारनामों के बारे में लंबे समय से जानते थे, जहां उन्होंने अकेले ही अन्य देशों के प्रतिभाशाली लोगों को परास्त कर दिया था और यहां तक कि पौराणिक रक्त दानव राजा को भी मार डाला था। इन सभी पहलुओं को अलग अलग रूप में देखें तो ये बेहद रोमांचक और उत्साहवर्धक हैं। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि इस बार नानगोंग चेन ने तियानेवान मनों को वाकई बहुत खूबसूरत बना दिया। यहाँ तक कि लंबे समय से अनुपस्थित संत के दादा नानगोंग यू और नानगोंग चेन भी अग्रणी समूह से बाहर आकर उनका अभिवादन करने आए। नानगोंग झान का चेहरा गर्व से भरा हुआ था और वह लगातार बुदबुदा रहा था, मेरे बेटे नानगोंग चेन में तो संत जैसी सूरत है। कुछ ही देर में उड़ने वाली नाव रुक गई और नानगोंग चेन और उनके साथी बाहर निकल गए। नानगोंग चेन सफेद वस्त्र पहने हुए थे, दिव्य प्रकाश से घिरे हुए थे, असाधारण आकर्षण और असाधारण स्वभाव के साथ, मानो कोई निर्वासित अमर पृथ्वी पर उतर आया हो। उनके प्रकट होते ही अनगिनत कुलवासियों में चीख पुकार मच गई। उसके बगल में सूली खड़ी थी, उसके चांदी जैसे बाल कंधों पर लहरा रहे थे। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, उसकी विशेषताएं मनमोहक थीं और उसका व्यक्तित्व किसी परी की तरह शांत और आकर्षक था। उसे भी खूब प्रशंसा मिली। उनके पीछे वांग युक्सुआन और झोउ वानर के चेहरे भी काफी ध्यान आकर्षित कर रहे थे। नानगोंग वेंटियन मूल रूप से उत्तरी क्षेत्र का एक सेनापति था। नौस्वर्ग गुप्त क्षेत्र के समाप्त होने के बाद वह स्वाभाविक रूप से साथ नहीं आया और उत्तरी क्षेत्र में ही रहकर गड़बड़ी को ठीक करने में जुट गया। युवा स्वामी ही ईश्वरीय शक्ति, मेरे नानगोंग परिवार का नाम गौरवान्वित हो। देवी दिव्य शक्ति, युवा स्वामी को रक्तदानव राजा का वध करने में सहायता करें। इन आदिवासियों ने उन्मादपूर्वक जयकार की, उनके चेहरे श्रद्धा से भरे हुए थे। कौन सी देवी? क्या उसे बोलना भी आता है? वो तो युवा स्वामी की माँ है। अब तो लगता है कि वे दोनों स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं, एक दिव्य युगल। बेशक कुछ लोगों ने मजाक भी किया। ये सुनकर सूली के गालों पर हल्की सी लाली आ गई, जो उसके चांदी जैसे बालों से छिपी हुई थी, और उसने दाऊ को जवाब दिया, आपका नानगोंग परिवार बहुत उत्साही है, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। नानगोंग चेन ने दाऊ को शांत भाव से जवाब दिया। ऐसे भव्य अवसरों का अनुभव कर चुके होने के कारण वे पहले से ही इनसे अप्रभावित हो चुके हैं। पिताजी, दादाजी, नानगोंग चेन ने उन दोनों को देखकर दाऊ का अभिवादन किया। एक तरफ खड़ी सूली भी उतनी ही विनम्र थी। बुरा नहीं है, नानगोंग झान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उन्हें देखते ही उन्हें लगा कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। प्यारे पोते, प्यारी बहू, ये सब दादाजी की गलती है कि उन्होंने ठीक से सोचा समझा नहीं। मुझे खेद है कि इस बार आपके साथ अन्याय हुआ है। बगल में खड़ी नानगोंग यू ने कुछ अपराधबोध महसूस करते हुए उन दोनों के सिर पर थपथपाया। फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कठोर स्वर में कहा, बेशक ये दुश्मनी यूं ही नहीं भूली जाएगी। अगर कोई उसके पोते को धमकाने की हिम्मत करता है तो अगली बार अगर वह जाकर उनमें से कुछ को मार नहीं डालता है तो वह नानगोंग उपनाम के लायक नहीं रहेगा। नानगोंग चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। मेरे पोते ने उन सभी शिष्यों को मार डाला जो आए थे, जबकि मैं अभी भी सुरक्षित हूँ। ये सुनकर सूली मुस्कुराए, उसकी खूबसूरत आंखें खुशी से चमक उठी। नानगोंग यू और नानगोंग झान के होंठ फड़कने लगे और उनके माथे पर कुछ काली रेखाएं दिखाई देने लगी। लगता है ये सच है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वे बुरे लोग हैं? छोड़ो, जो भी हो, बुरे लोगों को बुरे ही रहने दो। यह अच्छी बात है, हम खुद चोट खाने से बेहतर दूसरों को चोट पहुंचाना पसंद करेंगे। इसलिए हमने आपके लौटने पर एक भव्य भोज का आयोजन किया है। आखिरकार आपका लौटना ही था। नानगोंग झान मुस्कुराया, फिर उत्सुकता से अपने पीछे घूंघट ओढ़े झोउ वानर की ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि यह युवती कौन है। ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। वो सेवन प्रिंसेस है, एक दोस्त जिसे मैंने इस बार बनाया है, नानगोंग चेन ने शांत भाव से कहा। ओह, मैं समझ गया। नानगोंग झान ने अर्थपूर्ण मुस्कान दी। वह स्वाभाविक रूप से दाऊ को जानता था। अब जबकि झोउ वानर को नानगोंग चेन द्वारा वापस लाया गया है, तो कोई भी उसके अतीत के बारे में कई तरह के अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं सकता है। लगता है ये लड़का जवानी से भी ज्यादा अय्याश हो गया है। नहीं, रुको, जवानी में तो वो अय्याशी करने की हिम्मत भी नहीं करता था। ये सोचकर उसे अचानक नानगोंग चेन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। जब झोउ वानर ने अचानक अपना जिक्र सुना तो उसकी आमतौर पर स्थिर रहने वाली आंखों में तनाव का एक संकेत दिखाई दिया, मानो वह परिवार के मुखिया से मिल रहा हो। वह अपने ही विचारों से चौंक गई। उसका और नानगोंग चेन का उस तरह का कोई रिश्ता नहीं था, तो फिर उसके मन में ये ख्याल क्यों आया? वैसे मुझे आपको एक बात बतानी है पिताजी। 7वीं राजकुमारी की माता का ताबूत राजमहल में है, नानगोंग चेन ने धीरे से कहा और नानगोंग झान को आंख मारी। सरल, नानगोंग झान ये शब्द बोलने ही वाला था कि उसने नानगोंग चेन की आंखों को देखा और तुरंत समझ गया। यह मामला काफी पेचीदा है। आखिर महान झोउ शाही परिवार के पास अनगिनत विशेषज्ञ हैं और उन्होंने महान झोउ राजा के कई जासूस और मुखबिर तैनात कर रखे हैं। जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो दुश्मन सतर्क हो जाएगा। नानगोंग झान एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर कुछ संकोच के साथ बोला, दाऊ, अगर हम इसे हटाना चाहते हैं तो शायद हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर झोउ वानर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और उसकी खूबसूरत आंखों की चमक फीकी पड़ गई। कठिन दाऊ, क्या त्यानेवान मनो उसके लिए इतनी ऊंची कीमत चुकाएगा? जाहिर है नहीं। अगर वह सूली होती तो शायद उसे मौका मिल जाता। ये देखकर सूली और वांग युक्सुआन को झोउ वानर के लिए सहानुभूति और दुख का अनुभव हुआ, लेकिन वे चुप रहे। आखिरकार ये त्यानेवान मनो का निर्णय था और उन्हें इसे प्रभावित करने का कोई अधिकार नहीं था।
कुछ देर सोचने के बाद नानगोन चेन ने कहा, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। उसके बोलने के बाद झो वानर स्तब्ध रह गई। उसने कांपते हाथों से अपना सिर उठाया, उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने नानगोन चेन की ओर देखा। क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? कीमत बहुत ज्यादा होगी, नानगोन झान ने गंभीरता से कहा। उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। हाँ, मैंने अपना मन बना लिया है, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे नानगोन चेन ने अपना मन पक्का कर लिया हो। ठीक है, तो तुम्हें इसका पछतावा नहीं होना चाहिए। नानगोन झान ने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे उसे मरने की तीव्र इच्छा हो, फिर गुस्से में वहां से चला गया। जिसकी भी देखने की क्षमता है वह देख सकता है कि वास्तव में वह नहीं चाहता था कि नानगोन चेन इतना बड़ा बलिदान दे। लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि नानगोन झान ने चुपके से नानगोन चेन को जाते समय अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। झो वानर और भी भावुक हो गई। एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वे किन शब्दों का प्रयोग करें। उनका कोमल शरीर कांप उठा और उनकी खूबसूरत आंखें थोड़ी लाल और सूजी हुई थी, जिससे वे दयनीय लग रही थी। अचानक नानगोन चेन ने अपना हाथ झो वानर के गोरे हाथ पर रखा और उसे पकड़ लिया। मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ, इसलिए चिंता मत करो। मैं तुम्हारी माँ को उस बुरी जगह पर आराम नहीं करने दूंगा। नानगोन चेन ने उसकी स्तब्ध आंखों को घूरते हुए कहा, दाओ। उस गर्मजोशी भरे स्पर्श और दिल को छू लेने वाले शब्दों ने झो वानर के आखिरी बचाव को भी तोड़ दिया और उसने खुद को नानगोन चेन की बाहों में डाल दिया और फूट फूट कर रोने लगी। नानगोन चेन ने अपनी बाहों में कोमल सुडौल शरीर को महसूस किया और मन ही मन सोचा, ये बुरा है, मैं हद से ज्यादा आगे बढ़ गया हूँ। बेबस होकर उसने अपने बगल में बैठे आदमी की जानलेवा निगाहों को सहने के लिए खुद को मजबूर किया। धीरे से झो वानर के कंधे पर थपथपाया और उसे दिलासा दिया, ठीक है, हम दोस्त हैं, क्या हम इतना तो कर ही सकते हैं। उसने अपने लहजे में दोस्त शब्द पर जोर दिया, जिससे सूरी की ठंडी निगाहें कुछ हद तक नरम पड़ गईं। वाह, आप मेरे लिए कितने अच्छे हैं। मेरी माँ के अलावा आप मेरे लिए सबसे अच्छे इंसान हैं। झो वानर दयनीय भाव से सिसकते हुए बोली। उसकी माँ ने एक बार कहा था कि अगर कोई उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा उसकी माँ उसके साथ करती है, तो वही उसका आत्मीय साथी है, उसका नियति का साथी है और उसे उसका सम्मान करना चाहिए। ये सोचकर झो वानर के दिल में अचानक स्नेह की भावना जागृत हो गई। काफी देर बाद एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। हालांकि आवाज बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे सुनकर नानगोन चेन से हर उठा। तुम दोनों कब तक गले मिलते रहोगे? सूली ने भावहीन होकर उनकी ओर देखते हुए पूछा। उसकी मुठ्ठियां अंदर ही अंदर भींच रही थी। वांग युक्सुआन, जो एक तरफ खड़ा था, उन्हें मजे से देख रहा था। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी और वह मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि दोनों बहस करना शुरू कर देंगे। हे, आग। वांग युक्सुआन मन ही मन यही दोहराता रहा। अध्याय 74, बात करने वाला जिनसिंग। अध्याय 74, बात करने वाला जिनसिंग। ये सुनकर झो वानर का चेहरा लाल हो गया और वह नानगोन चेन से अलग हो गई। उसने देखा कि वह पूरी तरह भीगा हुआ था और कुछ हद तक दोषी महसूस कर रहा था। आप मुझे अपने कपड़े क्यों नहीं दे देते? मैं उन्हें आपके लिए धो दूंगी। इस समय नानगोन चेन के प्रति उसका रवैया पहले से बिल्कुल अलग था। ये सुनकर नानगोन चेन ने झट से अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, नौकर इसे धो देंगे। अगर तुम उसे कपड़े दे दोगे तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। और उसके बगल में एक ईर्ष्यालु आदमी बैठा है। उन दोनों को अभी भी प्यार भरी बातें करते देख सूली का बेहद खूबसूरत चेहरा अचानक उदास हो गया और उसकी खूबसूरत आंखों की चमक लगभग गायब हो गई, मानो वह दुष्टता में परिवर्तित होने वाली हो। सौभाग्यवश नानगोन चेन स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा था। जब हालात बेकाबू हो गए तो वह तुरंत सूली के पास दौड़ा, उसका हाथ पकड़ा और अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लिया। दावत शुरू होने वाली है मेरी पत्नी, क्या तुम अभी ईर्ष्या कर रही थी? नानगोन चेन ने उसे कसकर पकड़ लिया, आगे बढ़ाते हुए उसकी आंखों में देखा और मजाक में कहा, दाओ। इतने अंतरंग स्पर्श को महसूस करते ही सूली का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और दाव से इनकार करते हुए कहा, कौन तुमसे जल रहा है? झो वानर उन दोनों को दूर जाते हुए देखती रही। उसके भीतर आक्रोश की भावना उमड़ रही थी और उसकी खूबसूरत आंखें एक बार फिर धुंधली पड़ गईं। लेकिन नानगोन चेन के पास पहले से ही एक दाव साथी है। मेरी माँ ने मुझे इस स्थिति में क्या करना है यह नहीं बताया। क्या पिताजी को सच में लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है? कौन कहता है कि दूसरों के पास दाव कंपेनियन नहीं हो सकता? तभी वांग युक्सुआ ने अपने हाथ में उपन्यासों का एक संग्रह पकड़े हुए कहा। तब तक नानगोन चेन और उसका साथी काफी दूर जा चुके थे और वहां सिर्फ वे दोनों ही खड़े रह गए थे। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? झो वानर ने हैरानी से अपना सिर झुकाया। वांग युक्सुआ ने उसकी ओर एक नजर डाली और गंभीर स्वर में कहा, नहीं, मैं ऊपर की कहानी देख रही थी। कौन सी कहानी? झो वानर ने उत्सुकता से पूछा। आखिरकार उस आखिरी वाक्य ने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। वांग युक्सुआन के होंठों पर मुस्कान आ गई, मन ही मन सोचते हुए कि उपन्यासकार ने उसकी बातों में आ गया है। फिर उसने उपन्यासों का संग्रह देते हुए कहा, लो, खुद ही देख लो। झो वानर उत्सुकता से पन्ने पलट रही थी, उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी। ओह, अब समझ में आया, अब मुझे बात समझ आ गई। इसे पढ़ने के बाद झो वानर का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने दाव से विनती की, युक्सुआन, क्या तुम मुझे उपन्यासों का ये संग्रह उधार दे सकते हो? ये सुनकर वांग युक्सुआन तुरंत सहमत हो गया। बहुत बढ़िया, मेरे पास और भी बहुत कुछ है, पढ़ने के बाद आकर और ले जाए। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव झलक रहा था।
आप बहुत दयालु हैं, धन्यवाद। दूसरों के बारे में सुनकर जो वानर की आंखें उत्साह से चमक उठी। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, हम बहनें हैं, ये तो उचित ही है। वांग युक्सुआन ने हाथ हिलाते हुए लापरवाही से कहा, दाओ। हे, मैंने एक व्यक्ति को सफलतापूर्वक अपने साथ शामिल कर लिया। वांग युक्सुआन ने मन ही मन सोचा, अगर कोई उस किताब का शीर्षक अभी देख ले तो वह निश्चित रूप से भयभीत हो जाएगा। एक काउबॉय के निर्माण पर एक अज्ञात युवा लेखक द्वारा लिखित। जल्द ही भोज समाप्त हो गया और रात हो गई। नानगोंग चेन अकेले अपने निवास स्थान पर लौट आया। वह महाशक्ति क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एकांतवास में जा रहा था। नानगोंग चेन प्रथम अराजकता उसने फल निकाला, लेकिन उसे तुरंत निगलने के बजाय उसने 9 स्वर्गों की गुप्त क्षेत्र से प्राप्त अपने लाभों का जायजा लिया। सबसे पहले इसे सू आउटियन से प्राप्त किया गया था, क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन बोन और किल इन प्रेशियस टेक्निक। क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन बोन का उपयोग हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसने अभी तक ही तय नहीं किया है कि वह क्या बनाएगा। यदि भविष्य में संभव हो तो वह तलवारबाजी की तकनीक सीख सकता है, क्योंकि तलवार से लड़ना उसकी शानदार शैली के अनुकूल होगा। नानगोंग चेन की आंखों में एक चमक आई और उनके चेहरे पर उम्मीद के भाव दिखाई दिए। फिर नानगोंग चेन ने किल इन प्रेशियस टेक्निक निकाली। उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। ये किल इन की संपूर्ण विरासत तकनीक है, जो 10 राक्षसों में से एक है, एक सर्वोच्च श्रेणी की तकनीक। अब नानगोंग चेन के पास इनमें से 2 तकनीकें हैं, जो वास्तव में स्वर्ग विरोधी की अविश्वसनीय किस्मत है। दाव को जानने के लिए यहाँ तक कि उच्च लोक में भी कुछ प्राचीन विलक्षण प्रतिभावान लोगों में से केवल कुछ ही लोग 10 भयंकर रत्न तकनीकों में महारत हासिल कर सकते हैं। यदि वे दाव के बारे में जान लें, निम्न लोक में किसी के पास 2 अनमोल तकनीकें हों, यह निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक होगा। किल इन सटेप, किल इन सील, किल इन फिस्ट, ये सब इसके हिस्से हैं। नानगोंग चेन ने इस पर विचार किया और प्रशंसा से आह भरे बिना नहीं रह सकी। यदि कोई इस पर महारत हासिल कर ले तो इससे उसकी युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि होने की संभावना है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह भाग्य का पुत्र है, ये भाग्य तो कुछ और ही है। हालांकि इस बार सबसे बड़ा लाभ त्यानेवान स्पिरिट टैबलेट था, जिसमें अमर आध्यात्मिक द्रव की 9000 से अधिक बूंदें थीं। ये बेहद भयावह मात्रा है। आपको पता होना चाहिए कि दाओ और गुनान ने संत का दर्जा हासिल करने के लिए अमर आध्यात्मिक द्रव की केवल 1000 बूंदों का इस्तेमाल किया था। दूसरे शब्दों में, बचा हुआ अमर आध्यात्मिक द्रव 9 संत प्रतिमाएं बनाने के लिए पर्याप्त है। फुफकार, ये तो बहुत डरावना है। हालांकि ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, गुनान तीसरी श्रेणी का प्रतिभावान है, इसलिए वह अपेक्षाकृत कम साधना संसाधनों का उपयोग करता है। अगर वह असूली होते तो संत बनाने में शायद लगभग 100,000 बूंदें खर्च होती। बेशक योग्यता जितनी कम होगी उसका उपयोग उतना ही कम होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि कल्टीवेट के लिए इसका इस्तेमाल करना मेरे लिए फायदेमंद नहीं है? नानगोंग चेन ने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि वह ये नहीं भूले कि अमर आध्यात्मिक द्रव का दूसरा कार्य बहुमूल्य औषधियों का उत्पादन करना और उनके विकास को गति देना है। होंगमेंग प्राचीन वृक्ष के नीचे स्थित आध्यात्मिक सागर की तरह यह इन बहुमूल्य जड़ी बूटियों के लिए पोषण का स्रोत बन जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नानगोंग चेन सीधे त्यानेवान स्पिरिट टैबलेट के आंतरिक भाग में प्रवेश कर गया। नानगोंग चेन को थोड़ा चक्कर आया और अगले ही पल अपने सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। ये स्थान एक ब्रह्मांड के समान है, जिसमें शून्य क्षेत्र में सैकड़ों बहुमूल्य जड़ी बूटियां तैर रही हैं, और इसके नीचे अमर आध्यात्मिक द्रव के अभिसरण से निर्मित एक आध्यात्मिक सागर है, जो एक आकाशगंगा की तरह ही चकाचौंध भरा है। तारों से भरा आकाश एक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है, जिसमें प्रत्येक कीमती जड़ी बूटी को जोड़ने वाली फ्लोरोसेंट बिंदीदार रेखाएं वास्तव में एक रहस्यमय दृश्य का निर्माण करती हैं। ये बहुमूल्य औषधियां एक स्पष्ट गति से रूपांतरित हो रही हैं और पवित्र औषधियों में विकसित होने का प्रयास कर रही हैं। पवित्र औषधि से भी ऊपर दिव्य औषधि है। उदाहरण के लिए होंगमेंग दाओ फल को ही ले लीजिए, जिसे परिपक्व होने में अनगिनत अमर आध्यात्मिक द्रव और एक पूरा युग लग जाता है। मुझे आश्चर्य है, दाओ, अमर आध्यात्मिक द्रव की ये 9000 बूंदें कितनी पवित्र औषधियों में परिवर्तित हो सकती हैं। तभी एक प्राचीन आवाज सुनाई दी। अमर आध्यात्मिक द्रव की 100 बूंदें इस अनमोल औषधि को एक पवित्र औषधि में बदल सकती हैं। नानगोंग चेन ने ऊपर देखा और उसे एक जिनसेंग का पौधा बोलते हुए दिखाई दिया, जिससे 2 सफेद मूंछें उग रही थी। अरे बाप रे, जिनसेंग एक स्पिरिट बन गया। इतनी भरपूर ऊर्जा के साथ अगर दादाजी इसे खा ले तो शायद वे अपनी जवानी फिर से पा सकें। आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार का जिनसेंग जो जीवनकाल बढ़ाता है अत्यंत दुर्लभ है, और इस जिनसेंग की स्थिति को देखते हुए ये कम से कम एक पवित्र औषधि है। ये सोचते ही नानगोंग चेन की आंखें झपकी, मानो वह किसी चीज का आकलन कर रहा हो। लड़के, बेहतर होगा कि तुम मुझ पर ध्यान केंद्रित न करो, मैं तो बस इस जगह की आत्मा हूँ, जिनसेंग ने धीरे से कहा। ये सुनकर नानगोंग चेन कुछ निराश नजर आया। तो ये किसी कलाकृति की आत्मा थी। ये वाकई बहुत दुख की बात है। जिनसेंग के होंठ फड़कने लगे। ये बच्चा सचमुच उसे जिंदा ही खा जाना चाहता था। नोट, मैं बुखार में हूँ और बेहोश होने वाली हूँ। आप सभी कृपया अच्छी तरह आराम करें और एयर कंडीशनर वाले कमरों में ज्यादा देर तक न रहें। इन 2 अध्यायों में गति थोड़ी धीमी कर लें, नहीं तो ये बहुत तेज हो जाएगी और मेरा दिमाग चकरा जाएगा। कृपया जल्द ही अपडेट करें और कृपया मुझे उपहार दें। #75 एक ही परिवार में 2 दुष्ट। जोड़। अध्याय 75 एक विद्यालय, 2 विलक्षण प्रतिभाएं।
अध्याय 75 एक विद्यालय, दो विलक्षण प्रतिभाएं। क्या अमर आध्यात्मिक द्रव की 100 बूंदें सचमुच एक पवित्र औषधि में परिवर्तित हो सकती हैं? नानगोम चेन ने मन ही मन बुदबुदाते हुए दाव पर चिंतन किया। जी हाँ, इसका मतलब है कि आपका अमर आध्यात्मिक द्रव 93 पवित्र जड़ी बूटियों में परिवर्तित हो सकता है। जिनसेंग ने धीरे से कहा, फिर जोड़ा, हालांकि इसमें शायद 50 साल लगेंगे। क्यों? नानगोम चेन ने कुछ हैरानी से पूछा। 50 साल वाकई बहुत लंबा समय होता है। जिनसेंग ने उसकी ओर आंखें घुमाई और अशिष्टता से कहा, क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पर्याप्त अमर आध्यात्मिक द्रव प्राप्त नहीं किया है? टियाने वन स्पिरिट टैबलेट में साधना की गति को अनलॉक करो, जो 5 स्तरों में विभाजित है। अमर आध्यात्मिक तरल पदार्थों की आवश्यक संख्या क्रमशः 1000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन और 1 मिलियन है। आपने अभी तक केवल 1000वां स्तर ही अनलॉक किया है, इसलिए इसमें आपको 50 साल लगेंगे। अगर आप 10,000वां स्तर अनलॉक करते हैं तो इसमें आपको 25 साल लगेंगे, फिर 15 साल, 5 साल और 1 साल। ये स्पष्टीकरण सुनने के बाद नानगोम चेन को अचानक सब कुछ समझ आ गया। तो इसका मतलब है कि मैं अगले स्तर के बहुत करीब हूँ, बस अमर आध्यात्मिक द्रव की 700 बूंदें ही बाकी हैं। हालांकि यह कोई छोटी रकम नहीं है। 9 हेवन सीक्रेट रियल्म में 9000 बूंदें प्राप्त करना पूरी तरह से अप्रत्याशित आश्चर्य था। लेकिन आप भी बहुत काबिल हैं। आपने मुझे मेरी नींद से जगा दिया। अचानक जिनसेंग को कुछ सूझा और वह बोल पड़ा। ओह, तो दाओ, तुम बिल्कुल भी नहीं जागे हो? नानगोम चेन ने उत्सुकता से दाओ से पूछा। हाँ, बिल्कुल सही, मैं 50,000 वर्षों से नहीं जागा हूँ, जब से मैं तुम्हारे जुबानेटियन डोमेन में गिरा हूँ। जिनसेंग ने आक्रोश से कहा। 50,000 साल? ये सुनकर नानगोम चेन की आंखों में हैरानी के भाव दिखाई दिए। ये जीव 50,000 वर्षों से निष्क्रिय पड़ा है। आखिर यह विशालकाय जीव कितना पुराना है? इसके तुरंत बाद जिनसेंग ने फिर से बात की और उसके चेहरे पर यादों की एक झलक थी, जिस पर भावविभोरता कम ही थी। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी मुलाकात में कोई भी मुझे जागृत नहीं कर पाया। मैंने अमर आध्यात्मिक द्रव पर अब तक ज्यादा से ज्यादा 1000 से भी कम खर्च किया है। लेकिन एक दिन उस लड़के को कुछ परेशानी हो गई और उसने सारा पैसा खुद पर खर्च कर दिया, जिससे मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा है। उसे वाकई में बुजुर्गों का सम्मान करना और छोटों की देखभाल करना नहीं आता। मुझे नहीं पता कि दाव ने मुझे छोड़ दिया है या नहीं। जिनसेंग के शब्द कोमल और उदास थे, जिनमें हल्की सी उदासी झलक रही थी। नानगोम चेन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और तुरंत एक नाम उनके दिमाग में आया, डींगू नान। क्या तुम जाग नहीं रहे थे? तुम्हें इसका एहसास कैसे हुआ? नानगोम चेन ने कुछ हैरानी से पूछा। मैं उस कल आकृति की आत्मा हूँ। हालांकि मैं अभी तक जागृत नहीं हुई हूँ, फिर भी मैं ऐसे कुछ हद तक महसूस कर सकती हूँ, जिनसेंग ने लापरवाही से कहा। उसने तुम्हें नहीं छोड़ा, वह मर चुका है। नानगोम चेन ने कुछ देर सोचने के बाद गहरी आवाज में कहा। ये सुनकर जिनसेंग के चेहरे पर हैरानी के भाव आए, लेकिन फिर उसे राहत मिली और उसकी हमेशा ऊपर की ओर उठी रहने वाली दोनों मूंछें नीचे लटक गईं। मैं दाव को जानता था, जिनसेंग ने आंख भरी और फिर आगे कहा। ये बहुत दुख की बात है। जब भी वह लड़का आता है, या तो अकादमी के बारे में बात करता है या अपनी बेटी के बारे में। वह कभी अपने बारे में नहीं सोचता। मुझे सचमुच समझ नहीं आता, इतना थकाऊ जीवन क्यों जीना? क्या अपने लिए खुशी से जीना बेहतर नहीं है? ठीक है, अब मैं आराम करने जा रहा हूँ, तुम जा सकते हो, जिनसेंग ने कुछ झुकी हुई नजरों से कहा और फिर वहां से गायब हो गया। कुछ ही देर में उस स्थान पर फिर से सन्नाटा छा गया। दादा जिनसेंग की बातें सुनकर नानगोम चेन भी कुछ हद तक असमंजस में पड़ गया था। जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो आप अपने लिए खुशी से क्यों नहीं जी सकते? फिर उसने अपना सिर हिलाया, जिससे उसका भ्रम दूर हो गया और उसके चेहरे की चमक वापस लौट आई। वो एक इंसान है। इंसान जन्म से ही वंश, करीबी रिश्तेदारों, परिवार और प्यार करने वालों के साथ पैदा होता है। स्वाभाविक रूप से वह सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकता, वरना उनमें और निर्दयी लोगों में क्या फर्क रह जाता? ये जिनसेंग तो बस एक आत्मा है, इसे क्या पता? नानगोम चेन ने अपना सिर हिलाया, उस जगह पर आखिरी नजर डाली और चला गया। सामान्य विकास के आधे युग की तुलना में 50 वर्ष वास्तव में बहुत तेज समय है, लेकिन उनके लिए यह अभी भी बहुत धीमा था। उन्हें अभी भी अमर आध्यात्मिक द्रव की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता थी। होश में आने के बाद नानगोम चेन हवेली में पालथी मारकर बैठ गई। फिर उसने होंगमेंग दाओ फल को बाहर निकाला और उस छोटे क्रिस्टल जैसे साफ फल को देखा, जो उसकी मुट्ठी के आधे आकार से भी छोटा था। नानगोम चेन की आंखें झपकी। उसे इसे कैसे निगलना चाहिए? क्या उसे इसे एक ही बार में निगल लेना चाहिए या धीरे धीरे चबाना चाहिए? कोई बात नहीं, मैं इसे पूरा निगल जाऊंगा। फिर जब नानगोम चेन ने होंगमेंग दाओ फल को निगल लिया तो उसके शरीर के भीतर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। धमाका। अगले ही पल इस भीषण भूकंपीय लहर ने हवेली को चकनाचूर कर दिया। नानगोम चेन उसकी सांसें अथाह गहराई की तरह थी और उसने बिखरे हुए पत्थरों को झटक कर हटा दिया। कुछ ही क्षण में इस दुनिया में केवल नानगोम चेन ही शेष रह गया, जो पालथी मारकर बैठा था और अचेतन रूप से अपने मन में महान दाओ अमर शास्त्र का पाठ कर रहा था। उसके पूरे शरीर पर मंत्र चमक रहे थे और उस पर दिव्य प्रकाश पड़ रहा था, जिससे वह पृथ्वी पर अवतरित हुए किसी अमर व्यक्ति जैसा प्रतीत हो रहा था। टियान्युवान मनों में आए भीषण भूकंप से दहशत फैल गई और लोगों ने सोचा कि ये दुश्मन का हमला है। पल भर में अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति शून्यलोक की ओर उमड़ पड़े। उनकी आंखें उत्साह से जल रही थी और उनके चेहरे सतर्कता से भरे हुए थे, क्योंकि वे अपने आसपास के वातावरण का जायजा ले रहे थे।
फुफकारो, उधर देखो युवा स्वामी, एक शक्तिशाली देवराज ने हैरानी से कहा। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। जब सभी ने उधर देखा और ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वे जो देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये वास्तव में सत्ता की ओर एक अभूतपूर्व प्रगति का दृष्टिकोण है। जल्द ही एक और शक्तिशाली व्यक्ति का उदय हुआ, जिनका नाम नानगोंग झान और नानगोंग यू था। शून्य लोक में खड़े नानगोंग यू ने गहरी सांस लेते हुए तुरंत निर्णय लिया, इस विचित्र घटना को छिपाने के लिए कुल सुरक्षा संरचना खोलें। नानगोंग झान ने सिर हिलाया, फिर हाथ से एक मुद्रा बनाई और अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही क्षण त्यानेयुआन हवेली की बाहरी परिधि पर अचानक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। दिव्य प्रकाश की एक किरण तेजी से चमकी और सीधे आकाश की ओर चली गई। एक लाल रंग की बाधा खड़ी हो गई और उसने पूरी त्यानेयुआन हवेली को घेर लिया। यह एक संघ स्तरीय सैन्य रणनीति है। पूरे जुवानटियन क्षेत्र में कुछ ही सेनाएं इतनी विशाल सैन्य कार्रवाई करने का जोखिम उठा सकती हैं। इसे देखकर सब लोग दंग रह गए। यहाँ तक कि कबीले की रक्षा करने वाली वह संरचना जिसका उपयोग 1000 साल पहले कभी नहीं किया जाता था, आज उपयोग में लाई जा रही है। उसी समय त्यानेयुआन मनों के भीतर एक और विचित्र घटना आकाश में प्रकट हुई। शून्य लोक में सच्चे फीनिक्स आपस में लिपटते और घूमते रहे। एक से अत्यधिक ठंड निकल रही थी, जबकि दूसरे से ऐसी ज्वालाएं निकल रही थी जो आकाश में फैल रही थी। ट्रू फीनिक्स फैंटम द्वारा प्रकट की गई आभा भी उनके लिए असहनीय थी। कुछ गॉड किंग विशेषज्ञ पीछे हट गए, उनके चेहरे पीले पड़ गए। देवी भी अब बाहर निकलने ही वाली हैं। हे भगवान, ये दोनों किस तरह की संकी हैं? दोनों ही एक दूसरे से कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक हैं, किसी ने कांपते हुए दाव कहा। हालांकि ज्यादातर लोग बेहद खुश थे। इन दो बेजोड़ प्रतिभाओं के साथ त्यानेयुआन मनो शीर्ष पर क्यों नहीं पहुंचता? वांग युक्सुआन और झोउ वानर भी बाहर आई और इस दृश्य को देखकर उनकी खूबसूरत आंखें सदमे से कांप उठी। ये दोनों ही बेहद विकृत मानसिकता वाले हैं। 76 स्वर्गीय रैंकिंग में 10वें स्थान पर तूफान आ रहा है। जोड़ अध्याय 76 स्वर्गीय रैंकिंग में 10वां स्थान, एक तूफान मंडरा रहा है। अध्याय 76 स्वर्गीय रैंकिंग में 10वां स्थान, एक तूफान मंडरा रहा है। 9 हेवन सीक्रेट रियल में अपनी लड़ाई के बाद नानगोंग चेन की प्रसिद्धि में वृद्धि के साथ पूरे चीन में एक जबरदस्त हलचल मच गई है। इस समय केंद्रीय दिव्य महाद्वीप तियानजी पवेलियन के सामने की सड़क लोगों से खचाखच भरी हुई थी, जिनमें कई विलक्षण प्रतिभा के शिष्य और यहाँ तक कि कई ऐसे विलक्षण प्रतिभा के शिष्य भी शामिल थे जो तियानजी और तियानजी दोनों सूचियों में प्रसिद्ध थे। आज यहाँ आने का उनका एकमात्र उद्देश्य ये देखना है कि इस अपडेट के बाद डबल प्यूपिल पसंद लीडरबोर्ड पर किस रैंक पर होगा। हाल ही में 9 हेवन सीक्रेट रियल में डबल प्यूपिल पसंद के प्रदर्शन ने अन्य चीनी प्रतिभाओं के बारे में उनकी पूर्वकल्पित धारणाओं को चकनाचूर कर दिया है। इसके अलावा दोहरी पुतली वाले व्यक्ति की शक्ति को लेकर अंतहीन चर्चा चल रही है। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि उसके पीछे किस प्रकार का अस्तित्व है जो सूर्यदेव महल का भी सामना कर सकता है। सूर्यदेव महल को इस बात का पता चलने के बाद भी उन्होंने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि निष्क्रिय रहे, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। क्या यह अभी भी वही शक्तिशाली और प्रभावशाली शीर्ष स्तरीय शक्ति है, सूर्यदेव महल? इससे दोहरी पुतली वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में सभी की जिज्ञासा और बढ़ गई। भाई लू, क्या आपको लगता है कि यह नवगठित दोहरी शिष्यता वाला व्यक्ति स्वर्गीय रैंकिंग के शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकता है? रेस्तरां के सबसे प्रतिष्ठित कमरे में एक युवक ने नीचे के दृश्य को देखा और दाव से पूछा। उसका चेहरा दबंग था, उसने गहरे लाल रंग का युद्ध कवच पहना हुआ था, उसकी आंखों में दिव्य अग्नि की चमक थी और उसका शरीर गहरे लाल रंग की लिपटों से घिरा हुआ था। उसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी, मानो अग्नि देवता पृथ्वी पर आ गया हो। अगर नीचे रहने वाला कोई भी व्यक्ति इसे पहचान लेता तो वह भयभीत हो जाता, क्योंकि यह विलक्षण प्रतिभा से परिपूर्ण जियांचे है, जो स्वर्गीय रैंकिंग में 10वें स्थान पर है, अद्वितीय योग्यता और स्वर्ग विरोधी क्षमताओं से युक्त है और पौराणिक 9वीं श्रेणी की दिव्य शरीर, स्वर्ग दहनशील युद्ध शरीर से परिपूर्ण है। उनके सामने एक असाधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बैठा था। वो दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था, उसकी आंखें दिव्य चमक से दमक रही थी। उसने भव्य वस्त्र धारण किए हुए थे और उसका व्यक्तित्व भी उतना ही अद्भुत था। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, यदि 9 स्वर्गों के गुप्त क्षेत्र में उन लोगों की कही बात सच है, तो दोहरी पुतली वाला व्यक्ति स्वर्गीय रैंकिंग में शीर्ष 5 में भी जगह बना सकता है। आखिरकार अपनी कमजोर अवस्था में भी वह रक्त दानव राजा को पराजित नहीं कर सकता था। अगर हम होते तो शायद हम भी उसे पराजित नहीं कर पाते। ये सुनकर जियांचे को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे डर है कि बातें भरोसेमंद नहीं होती। एक बैंगनी हवेली क्षेत्र, भले ही पीक का विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति 9वें दर्जे की महान प्रतिभा का धनी हो, फिर भी वह किसी रक्त दानव राजा को मार नहीं सकता। दाव के बारे में कौन क्या जानता है? लू वुक्सिन ने लापरवाही से दाव से कहा। वैसे भी वह स्वर्गीय रैंकिंग में 9वें स्थान पर था। दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति के आगे बढ़ने के बाद भी वह स्वर्गीय रैंकिंग में शीर्ष 10 से बाहर नहीं हुआ था। खैर, मुझे नहीं लगता कि वह रक्त दानव राजा को मार सकता है। शायद ये सब उन प्रतिभाशाली लोगों की बकवास है। जियांचे की आंखें ठंडी थी जब उसने दाव से सवाल किया। अगर उन्हें स्वर्गीय रैंकिंग के शीर्ष 10 से बाहर कर दिया गया तो यह उनके लिए बहुत बड़ा अपमान होगा। लू वुक्सिन चुप रहा, उसकी निगाहें नीचे जमीन पर टिकी हुई थी। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था, उन्हें स्वर्गीय रैंकिंग के अपडेट होने का इंतजार करना था। जल्द ही स्वर्गीय रैंकिंग का एक नया दौर शुरू हुआ। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं, चेहरे उत्सुकता से भर गए।
हालांकि कुछ लोगों ने इसे खारिज करते हुए यह माना कि दोहरी पुतली वाले व्यक्ति का दावा महज एक अतिशयोक्ति थी। आखिर बैंगनी रंग के आलीशान घर पर कौन विश्वास कर सकता है? एक रक्त दानव राजा को मारने में सक्षम है। दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति की रैंकिंग शायद केवल 50वीं होगी और स्वर्गीय रैंकिंग में शीर्ष 10 में होना तो बस एक दिवा स्वप्न है। उन्होंने झटपट नांगोंग चेन की रैंकिंग का पता लगा लिया। जब उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से देखा तो उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं, उनके मुंह खुले रह गए और उनकी आंखों में अविश्वास भर गया। हे भगवान, स्वर्गिक रैंकिंग में 10वां स्थान। डबल प्यूपिल पसंद ने वास्तव में शीर्ष 100 से बाहर से छलांग लगाकर स्वर्गिक रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बना ली है। कुछ लोग चौंक गए और बोले, दाओ। स्वर्गीय रैंकिंग में 10वें स्थान पर रहे जियांगचे को किसी समय शीर्ष 10 से बाहर कर दिया गया था और नांगोंग चेन ने उनका स्थान ले लिया था। रेस्टोरेंट में जियांगचे ने यह दृश्य देखा, अपना शराब का गिलास तोड़ दिया, दरवाजा पटक दिया और गुस्से में बाहर निकल गया। ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए बोला, ये किस तरह की बकवास रैंकिंग है? एक बैंगनी हवेली। पीक, क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझे नीचा दिखाने की? जब मैं चू परिवार के अमर खजाने तक पहुंचूंगा तब तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लू वुक्सिन ने बेपरवाही से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी हुई थी। आखिर डबल प्यूपिल पसंद कौन है? ये वाकई बहुत रोमांचक है। एक ऐसे कोने में जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, सुई नाम की एक महिला ने वास्तव में स्वर्गीय रैंकिंग में 30वां स्थान हासिल कर लिया। शुवानटियन डोमेन में भी एक ऐसी खबर थी जिसने अनगिनत लोगों को उत्साहित कर दिया। यानी चू परिवार का अमर खजाना जल्द ही इकट्ठा होने वाला है। उस समय कुछ शीर्ष श्रेणी के प्रतिभाशाली लोग और यहाँ तक कि कुछ अजन्मे प्राचीन विलक्षण प्रतिभाएं भी भाग लेने और सर्वोच्च अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करने आएंगी। ये जानना महत्वपूर्ण है कि दाओ चू परिवार का अमर खजाना केवल जुवानटियन डोमेन के प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक प्रतियोगिता नहीं है। यह एक छोटी दुनिया है जहां अन्य डोमेन के प्रतिभाशाली लोग भी अवसर की तलाश में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आते हैं। यह जुवानटियन डोमेन के लिए अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का एक शानदार अवसर है। सच्ची प्रसिद्धि और यश प्राप्त करने का अर्थ है अमर खजाने के भीतर अन्य क्षेत्रों से विलक्षण प्रतिभा को पूरी तरह से अलग कर देना। उसी समय चू परिवार ने यह भी घोषणा की कि जो कोई भी अमर खजाने से कोई वस्तु प्राप्त कर सकता है वह चू परिवार का दामाद और चू परिवार की युवती का मंगेतर बन सकता है। ये सुनकर जुवानटियन डोमेन के सभी प्रतिभाशाली लोग बेहद उत्साहित हो गए। अगर वे युवा मिस चू से शादी कर लेते तो यह वाकई प्रसिद्धि की एक अभूतपूर्व उड़ान होती। कुछ प्रतिभाशाली लोग जो चू यान का पीछा कर रहे थे, जब उन्हें दाव के बारे में पता चला तो उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी उसे उनसे छीनने की कोशिश करेगा वह उनका कट्टर दुश्मन होगा। चू परिवार, अरे वाह बहन, तुम सही थी। मेरे जीजाजी सीधे स्वर्ग रैंकिंग में 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं, चू जिंग ने उत्साह से कहा। आंगन के अंदर चुयान की खूबसूरत आंखें ये सुनकर शांत रहीं, हालांकि वह थोड़ी निराश लग रही थी। उसने अपने होंठ हल्के से खोलकर कहा, तियांजी पवेलियन अभी भी रूढ़िवादी है। दोहरी पुतली वाला व्यक्ति कम से कम स्वर्गीय रैंकिंग में शीर्ष 5 में होना चाहिए। और अब उसे जीजाजी मत कहो, ये बेहद शर्मनाक है। चू जिंग का चेहरा कड़वाहट से भरा था और उसने एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद आखिरकार पूछा, बहन, अगर आपके द्वारा वह खबर फैलाने के बाद किसी को वास्तव में वह टोकन मिल जाता है तो क्या वे सचमुच किसी और से शादी करने जा रहे हैं? मेरे सभी करीबी दोस्त मेरे साले बनने के लिए बेताब हैं। चूयान ने सिर हिलाया, फिर सिर झुकाकर फुसफुसाते हुए कहा, वह टोकन इतनी आसानी से नहीं मिलता। इतिहास में आज तक कोई भी उसे हासिल नहीं कर पाया है। अगर कोई उसे हासिल कर भी ले तो उससे शादी क्यों न कर ली जाए? ठीक है, ठीक है, चू जिंग ने बेबसी से कहा। दाओ मन ही मन वह अब भी नांगोंग चेन को अपना साला बनाना पसंद करता था। वह आदमी सचमुच निर्दयी था। उसने अपने जीवन में कभी किसी को इतना निर्दयी नहीं देखा था। सूर्यदेव महल, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पूर्वी दिव्य महाद्वीप पर ऐसी कोई गुप्त शक्ति मौजूद है। महल में एक बूढ़े व्यक्ति ने यह बात कही। वह बूढ़ा व्यक्ति एक गरिमापूर्ण वस्त्र पहने हुए था। उसका व्यक्तित्व अथाह गहराई से प्रकट हो रहा था और उसकी आंखें मानो आकाश में 2 सूर्यों को एक साथ धारण किए हुए थी, जो बेहद भयावह था। वह एक संत थे। महल के स्वामी, क्या हमें अभी भी बदला लेना चाहिए? नीचे एक बुजुर्ग जमीन पर घुटने टेककर आदरपूर्वक दाव से पूछने लगा। दरअसल हमारे सामने जो वृद्ध व्यक्ति हैं वे कोई और नहीं बल्कि बनिंग दाव हैं, जो वर्तमान में सूर्यदेव महल के स्वामी हैं। जल्दी मत करो, हमारे पास अभी बहुत कम जानकारी है। अगर हमने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी नहीं पता कि उस दिन का वह महाशक्तिशाली संत क्षेत्र विशेषज्ञ उनके पक्ष में था या नहीं। अगर वह उनके पक्ष में था तो मामला और भी पेचीदा हो जाएगा। बनिंग दाव ने धीरे से कहा। दाव, लेकिन नीचे बैठे बुजुर्ग कुछ अनिच्छुक थे और कुछ और कहना चाहते थे। बदला लेना तो लाजमी है। आखिरकार इस बार हमारे महल को इतना भारी नुकसान हुआ है। इतिहास में पहले कभी हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं हुआ। चू परिवार के अमर खजाने में दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति का आगमन अवश्य होगा। जब संत का जन्म हो तो दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति को ही पहला कदम माना जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जितना ऊपर उठाया जाएगा उतनी ही जोर से आप गिरेंगे। बनिंग दाव का चेहरा चमक उठा और उसने ठंडे स्वर में कहा। दाव, नोट, मुझे आज भी बुखार है। बुखार की वजह से मेरा दिमाग थोड़ा बेकाबू हो गया है। कृपया जल्द ही अपडेट करें। कृपया मुझे उपहार दें। आप सभी को मेरा प्यार। अध्याय 77 दोहरी सफलता, कबीला स्तब्ध है। अध्याय 77 दोहरी सफलता, कबीला स्तब्ध है।
त्यानेवान मनो। कुछ दिनों के बाद ये हो चुका है। जैसे जैसे आकाश में दिखने वाली अजीबोगरीब घटनाएं धीरे धीरे गायब होती गईं, किसी ने आवाज उठाई। सूली ने अपनी खूबसूरत आंखें खोली, उसकी निगाहें चमक उठी। उसने अपने शरीर में असीम शक्ति का अनुभव किया और उसकी बाहों के बीच एक दिव्य फीनिक्स चिन्ह प्रकट हुआ, जिससे वह और भी मोहक और आकर्षक लग रही थी। उसकी आभा 9 स्वर्गों की तरह और भी अधिक दिव्य होती चली गई। सच्चा फीनिक्स। क्या यह महान शक्ति का क्षेत्र है? ये बैंगनी हवेली के क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। आखिरकार सफलता का सिलसिला खत्म हुआ। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ऊब गई थी। तभी एक मनमोहक और सुस्त महिला की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। ये सुनकर सूली का खूबसूरत चेहरा एक पल के लिए जम गया, लेकिन होश में आने के बाद उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। तुम जाग रहे हो? जी हाँ, लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी महारानी ची याओ ही जागृत हुई थी। जब तुमने फीनिक्स स्टोन को आत्मसात करने का निर्णय लिया, तब मैं पहले से ही जाग चुका था। मुझे इस फीनिक्स स्टोन का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक दिव्य आत्मा समाहित है जो मेरी दिव्य आत्मा के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ची याओ ने संतुष्टि से भरी आवाज में धीरे धीरे कहा। अच्छा हुआ। सूली ने राहत की सांस ली। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि ची याओ इतनी देर तक सोती रही। लेकिन तुम्हारा आदमी अभी तक कामयाब नहीं हुआ, ये तो वाकई घिनौना है। ची याओ को कुछ सूझा और उसने हैरानी से कहा। सूली ने भी ऊपर देखा। शून्य लोक के भीतर अनगिनत संत और आभाएं प्रकट हुई, सभी नांगोंगचेन को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। ये दृश्य लगभग अविश्वसनीय था। ये पौराणिक हैलोवीन तीर्थयात्रा है जो केवल प्राचीन काल के महान भाग्य या योग्यता वाले लोगों के लिए आरक्षित है। केवल वही लोग प्रकट हो सकते हैं जो स्वर्ग को चुनौती देते हैं। लगता है तुम्हारा पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ची याओ ने एक अजीब से लहजे में दाओ को समझाया। बेशक, उसने उस दिन 9 स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में होंगवेंग दाओ फल को चुना था। सूली का लहजा शांत और उदासीन था, लेकिन उसमें गर्व की झलक भी थी। ये सुनकर ची याओ के परिपक्व और आकर्षक चेहरे पर हैरानी के कुछ भाव दिखाई दिए। तुमने क्या कहा? उसे होंगवेंग दाओ फल मिल गया? हाँ, सूली ने शांत भाव से कहा। ची याओ का चेहरा अचानक काफी दिलचस्प हो गया। उसने कहा, तो इसीलिए नांगोंगचेन इतना विकृत है। उसने होंगवेंग दाओ फल निगल लिया। आपको ये जानना चाहिए कि अपने पिछले जीवन में भी दाओ इस अद्भुत औषधि को पाने के लिए बेहद उत्सुक थी। यदि यह 9 स्वर्गों में भी प्रकट हो जाए तो यह अनगिनत शक्तिशाली प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा जो इसके लिए लड़ेंगे। और यह बच्चा सचमुच इसका इस्तेमाल फाउंडेशन बनाने के लिए कर रहा है। कितना बड़ा नुकसान। ची याओ ने अपने दांत भींच लिए, उसे एक अवर्णनीय खटास महसूस हो रही थी। ये बात बिल्कुल सही है कि तुलना करना ठीक नहीं है। लेकिन जल्द ही ये सभी संकेत गायब हो गए और आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। शून्य लोक में पूर्व दिशा से बैंगनी प्रकाश का एक विशाल विस्तार चमक उठा, जो सूर्यास्त की चमक से जगमगा रहा था। स्पष्ट रूप से स्वर्गीय मार्ग का आशीर्वाद था। इस दृश्य को देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं और आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ऐसी अद्भुत घटना देखी थी। नांगोंगचेन आकाश और पृथ्वी के बीच पलथी मारकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें खोली और उसकी दोनों पुतलियों के खुलने और बंद होने के बीच तारों के गिरने, सूर्य के नष्ट होने और आकाश पृथ्वी के ढहने जैसी विचित्र घटनाएं दिखाई दी। उसकी आंखें सीधे शून्य लोक की ओर चमक रही थी, जिससे लोग विस्मय में पड़ गए। इस समय उनके द्वारा बिखेरी गई आभा अत्यंत अद्भुत थी और उनमें जन्मजात राजा की आभा थी। यहाँ तक कि वहां मौजूद शक्तिशाली दिव्य राजा भी उनकी आंखों को देखकर भयभीत हो गए और उनके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए। क्या यह महान शक्ति क्षेत्र है? नांगोंगचेन ने मन ही मन बुदबुदाया। अगर अब उसका सामना ब्लड डेमन किंग से हो जाए तो वह शायद उसे पल भर में मार सकता है। जल्द ही सभी लोग इकट्ठा हो गए और सबसे पहले जो 2 लोग दिखाई दिए वे थे नांगोंगझान और नांगोंगयू। ये जानकारी मिलते ही ज्ञानी नांगोंगयू भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। अरे, क्या सच में इसने सीधे महाशक्ति के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया है? नांगोंगझान भी चौंक गए, फिर बेहद खुश हुए और बोले, मेरे बेटे से यही उम्मीद थी, उसमें वाकई मेरी कुछ झलक है। ये सुनकर बाकी लोग अविश्वास से आंखें फाड़कर देखने लगे। उन्होंने महान अंतिम चरण को पार कर लिया था, एक ऐसा स्थान जहां वे हजारों वर्षों से नहीं पहुंचे थे। फिर भी अब एक 18 वर्षीय युवक ने इसे आसानी से पार कर लिया था। यह उनके लिए बेहद निराशाजनक था। यह एक बहुत बड़ा झटका था। नांगोंगचेन ने सभी को देखकर दाओ का बहुत ही विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। सभी ने सिर हिलाया और उनकी निगाहें उसकी ओर अधिकाधिक संतुष्ट होती गईं। जल्द ही दूसरी तरफ किसी ने हैरानी जताते हुए कहा, युवल और मदर ने भी शक्तिशाली अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया है। दिन प्रतिदिन सुंदर होती जा रही सूली धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में बना फीनिक्स चिन्ह बेहद आकर्षक था, जो उसके बेहद खूबसूरत चेहरे को और भी निखार रहा था, जिससे लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह जाते थे और सीधे उसकी ओर देखने से डरते थे। नांगोंगचेन चौंक गया, लेकिन उसे सुखद आश्चर्य हुआ। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सूली भी सफलता प्राप्त कर लेगी। हालांकि इस गति से अगर वह एक ट्रांसमाइग्रेटर न होता तो शायद वह उससे पूरी तरह से हार जाता। असली नायिका कोई मजाक नहीं है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मेरे बेटे और बहू के रहते त्यानेवान मनो की समृद्धि कैसे नहीं होगी। नांगोंगझान मुस्कुराया, उसके शब्द संतुष्टि से भरे हुए थे। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यंग लॉर्ड और यंग लॉर्ड के रवैये के साथ वे व्यवहारिक रूप से अन्य प्रतिभाशाली लोगों के जीवित रहने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहे हैं, एक युवा कबीले के सदस्य ने उत्साह से भरी आंखों से कहा। हाँ, बिल्कुल सही। लगता है कि हमारे नांगोंग परिवार में भविष्य में 2 संत होंगे। हाँ हाँ हाँ,
हमें भी कड़ी मेहनत करनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों जूनियर हमसे आगे निकल जाएं, ये वाकई शर्मनाक होगा। सब लोग हंसे और आह भरी। लॉबी में, बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि आपको 9 स्वर्गों के गुप्त क्षेत्र में एक अप्रत्याशित रूप से बड़ा अवसर मिला है। नानगोंग यू ने अपने सामने असाधारण रूप से सुंदर नानगोंग चेन को देखते हुए दाव की प्रशंसा की। नानगोंग चेन का चेहरा शांत था, उनकी दिव्य आभा और भी अधिक चकाचौंध भरी हो गई थी, और उनका ऑरा अलौकिक और अलौकिक था, बिल्कुल एक सच्चे अमर व्यक्ति की तरह। होंगमेंग दाव फल को आधार के रूप में उपयोग करना एक ऐसी चीज है जिसे शायद पूरे इतिहास में केवल नानगोंग चेन ने ही इतनी दूर तक पहुंचाया है। यह महज किस्मत की बात थी, नानगोंग चेन ने विनम्रता से कहा। ये सुनकर दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे की ओर देखा। प्रतिभा होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती, अक्सर सच्चा और विनम्र हृदय ही सफलता की कुंजी होता है। इसके विपरीत अहंकार और घमंड किसी को भी बड़ी उपलब्धि हासिल करने से रोक देते हैं। पिताजी, मैं अपनी माँ के बारे में जानना चाहता हूँ। तभी अचानक नानगोंग चेन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। इस बार उत्तरी क्षेत्र में मुझे बचाने वाली भूतिया चेहरे वाली महिला के साथ मैं उसके साथ घनिष्ठता की गहरी भावना महसूस कर सकता हूँ, मानो हम परिवार हों। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि वह कौन है, मेरी माँ कौन है, या वह जीवित है या मर चुकी है। नानगोंग चेन हड़बड़ाकर असहाय भाव से बोला। दाओ। ये सुनकर नानगोंग झान दंग रह गया, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और एक पल के लिए उसके चेहरे पर झिझक का भाव दिखाई दिया। नानगोंग यू ने आह भरी, वह जानता था जो होना था वही होगा। #78 रोचान। जोड़। अध्याय 78 रोचान। अध्याय 78 रोचान। अब जबकि आप में इतनी अद्भुत प्रतिभा है और आप इतनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि मैं आपको कुछ बातें बताऊं। नानगोंग झान ने आह भरी और धीरे से कहा। इसके बाद नानगोंग झान ने बताया कि वह नानगोंग चेन की माँ से कैसे मिले थे। तुम्हारी माँ और मैं सटीक रूप से कहूं तो मुझे युद्ध के दौरान पाया गया था। मिल गया। ये सुनकर नानगोंग चेन हैरान रह गया। नानगोंग झान पुरानी यादों में खोकर देखता रहा, फिर धीरे धीरे बोलने लगा। हाँ, उस समय उत्तरी क्षेत्र में युद्ध छिड़ गया था। महान कियान ने हम पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी। झेनबेई के राजकुमार के रूप में युद्ध में पुण्य कमाने के लिए मुझे स्वाभाविक रूप से जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। वो लड़ाई बहुत कठिन थी और बहुत से लोग मारे गए। मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे याद है कि युद्ध समाप्त होने के बाद उत्तरी क्षेत्र में आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और आकाश में एक अद्भुत बवंडर प्रकट हुआ, मानो दुनिया पर कोई भयानक आतंक छाने वाला हो। इसके तुरंत बाद घावों से लथपथ एक महिला भंवर से बाहर गिरी। वो बहुत शक्तिशाली और सुंदर थी। अपनी बेहोशी की अवस्था में भी उसके द्वारा उत्सर्जित दबाव ने कई लोगों को मार डाला। नानगोंग चेन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में ज्ञानोदय का भाव झलक रहा था। बाद में, मानो मुझ पर किसी शैतान का साया हो, मैं सचमुच उस महिला को बचाने गया जो तुम्हारी माँ थी। उसके होश में आने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ का नाम जीरो चान था, एक बहुत ही सुंदर नाम, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। नानगोंग झान ने कुछ अचानक और जुनूनी अंदाज में दाओ कहा। इसके बाद नानगोंग झान ने नानगोंग चेन की माँ के साथ अपनी प्रेम कहानी का लंबा और विस्तृत वर्णन करना शुरू कर दिया। शायद दाओ ने ये कहानी किसी को सुनाए हुए बहुत समय हो गया था, लेकिन वह इतना उत्साहित था कि उसने बोलना बंद ही नहीं किया। नानगोंग यू, जो एक तरफ खड़ा था, पहले ही वहां से गायब हो चुका था। वह बूढ़े आदमी की बकवास बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता था। केवल नानगोंग चेन ही बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। आखिरकार यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अपनी माँ को समझ सकता था। कई घंटों बाद नानगोंग झान ने आखिरकार अपना व्याख्यान समाप्त किया। नानगोंग चेन ने काफी पीड़ा झेली थी। उनकी शुरुआती जिज्ञासा असहायता में बदल गई। उनके भावों में ये बदलाव आश्चर्यजनक रूप से तेजी से हुआ। किसने सोचा था कि दाओ के पिता एक डेट के बारे में 1 घंटे तक बात करेंगे। हालांकि अपने पिता की कहानी सुनने के बाद नानगोंग चेन को अपनी माँ के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हुई। उनकी माता का परिवार बहुत उच्च कोटि का था। वे जी परिवार से थी, जो ऊपरी लोक का एक अमर परिवार है, जिसे 9 स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि उनकी माता ने बाद में शुवानटियन डोमेन छोड़ दिया। तो अब पता चलता है कि तियानेयुआन मनों में हमें हर साल जो भी अवसर मिलते हैं, वे हमारी माताओं की बदौलत ही हैं। नानगोंग चेन को ये बात अब समझ में आई। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी साधना का अवसर महज हवा से आया है? तियानेयुआन मनों में हम सभी को, जिनमें तुम भी शामिल हो, तुम्हारी माँ के समर्थन की जरूरत है, नानगोंग झान ने बेबसी से कहा। तो क्या तुम औरत के सहारे जी रहे हो? नानगोंग चेन को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, दाओ। ये सुनकर नानगोंग झान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लापरवाही से कहा, अगर तुम इतना खा सकते हो तो गुजारा करने के लिए कोई औरत भी ढूंढ सकते हो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? इसके अलावा तुम्हारी माँ ने हमें उस समय छोड़ दिया था, तो क्या उसे कुछ मुआवजा देना सामान्य बात नहीं है? ये सुनकर नानगोंग चेन को इसमें कुछ सच्चाई नजर आई और उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस समय ज्ञान की दृष्टि ने मोती को पहचान लिया और तुम्हारी माँ की जान बचाई, वरना तुम शायद अब बेघर होते और बचपन में दूध का पाउडर भी नहीं पी पाते। नानगोंग झान ने गर्व भरी नजर से कहा, दाओ, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, आपकी माँ ऊपरी लोक में वाकई बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, जादुई खजाने जैसी चीजों में। उनके पास औषधीय गोलियों की कोई कमी नहीं है और वे हमें इतनी मात्रा में संवर्धन क्रिस्टल भेज रहे हैं जैसे वे झुंड में आ रहे हों। यही कारण है कि तियानेयुआन मनो आज इस मुकाम पर पहुंचा है। नानगोंग चेन कुछ हद तक अवाक रह गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि दाऊ से क्या कहे। तुम्हारी माँ तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। हर बार जब वो तुम्हें स्टोरेज रिंग देती है तो उसे ढेर सारी अच्छी अच्छी चीजों से भर देती है, जिससे तुम्हारे पिता भी ईर्ष्या करते हैं। नानगोंगजान ने ऐसे कहा जैसे उसे अभी अभी कोई नई बात सूझी हो। तो मेरी अंगूठी कहाँ है? वह कहाँ है? नानगोंग चेन ने उत्सुकता से पूछा। सब कुछ खत्म हो गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम पहले बहुत साधारण थे। तुम हर रोज वेश्यालयों में जाकर वेश्याओं से इश्कबाजी करते थे। तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। तुम्हारी योग्यता तो तीसरे दर्जे की थी। मुझे तो उस समय शक होने लगा था कि तुम सच में हमारे बच्चे हो या नहीं। इसके अलावा अगर हमने इसे आपको उस समय दे दिया होता तो शायद यह आपके लिए ज्यादा मददगार नहीं होता, इसलिए बेहतर होता कि हम इसका इस्तेमाल अपने त्यानेवान मनों की ताकत बढ़ाने के लिए करते। नानगोंगझान ने एक चौंकाने वाली टिप्पणी की, धीरे से दाव कहते हुए। ये सुनकर नानगोंग चेन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। धिक्कार है, बूढ़े बी डैंग ने तो तुम्हारे बेटे का सामान भी हड़प लिया। इतनी जल्दी मत करो। क्या तुम अभी शुवानटियन डोमेन में त्यानेवान मनों की ताकत के बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं हो? ये देखकर कि वह जान की भीख मांगने ही वाला था, नानगोंगझान ने असहज होकर कहा। यह क्या है? नानगोंग चेन ने कुछ जिज्ञासा के साथ दाव से पूछा। आपकी बदौलत हमारा त्यानेवान मनो महज एक दशक में शुवानटियन डोमेन के शीर्ष हिस्सों में से एक बन गया है। अगर भविष्य में कभी तुमने कोई गड़बड़ की तो तुम्हारी गंदगी साफ करने के लिए हमेशा कोई न कोई मौजूद रहेगा। क्या तुम इतने भावुक नहीं हो? नानगोंगझान ज़ियाओ दाव, मेरे पैर को छुआ, बूढ़े मूर्ख, मेरा सामान वापस दो। नानगोंग चेन को यह बात हजम नहीं हुई और उसने तीखे शब्दों में जवाब दिया। किसने सोचा था कि शादी के बाद तुम्हें अकला जाएगी दाव। अगर मुझे पता होता तो मैं उन मौकों का फायदा नहीं उठाता। लेकिन चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि हर साल तुम्हारी अंगूठियों के लिए लालच नहीं करूंगा। नानगोंगझान ने दाव से आत्मविश्वास से कहा। ये सुनकर नानगोंग चेन के चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। ये लगभग सही है, लेकिन उन्होंने इतने सारे संसाधनों का गबन कैसे किया कि राजवंश में एक छोटी सी सेना से सीधे शुवानटियन डोमेन के शीर्ष पर पहुंच गए? उन्होंने वास्तव में कितना गबन किया? छोड़ो, मैं उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। आखिरकार उसके पास पहले से ही त्यानेवान स्पिरिट टैबलेट है, इसलिए उसके पास संसाधनों की कमी नहीं है। इसके अलावा एक्वायर्ड एबिस मेंशन द्वारा प्राप्त संसाधन कई उतार चढ़ावों के बाद आखिरकार उसे वापस मिल गए। मैंने असल में ये सब तुम्हें 20 साल की उम्र में बताने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी प्रसिद्धि हासिल कर लोगे। नानगोंगझान ने धीरे से कहा, फिर विषय बदल दिया। बेशक, आपके जन्म के क्षण से ही ये समय है कि हमारी दिव्य तलवार, जो ग्रेट जुओं में छिपी हुई है, को म्यान से बाहर निकाला जाए और दुनिया को त्यानेवान मनों की गहन विरासत का साक्षी बनाया जाए। आखिरकार प्रतिष्ठा कड़ी मेहनत से ही अर्जित की जाती है। नानगोंग चेन ने इस बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। वैसे महान झोऊ राजा ने मुझे मारने के लिए फिर से हत्यारों को भेजा है। अचानक नानगोंग चेन का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने कहा, दाओ, ये वही झोऊ वानर है ना? नानगोंगझान ने ऐसे कहा जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। ये जानकारी नानगोंग चेन को 9 हेवन सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने के बाद ही मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाद में नानगोंगझान ने झोऊ वानर और नानगोंग चेन को एक साथ लौटते हुए देखा और कई बातें अनुमान लगाईं। ये सुनकर नानगोंग चेन दंग रह गया। अरे यार, तुम्हें ये कैसे पता चला? चूंकि महान झोऊ राजा मरने के लिए इतने उत्सुक है, इसलिए कल से महान झोऊ बिना राजा के होगा। नानगोंगझान के शब्द ठंडे पड़ गए और उनके दृढ़ चेहरे पर हत्या का इरादा प्रकट हुआ। 79 स्कारलेट क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट का संकट। जोड़। अध्याय 79 क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट संकट। अध्याय 79 क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट संकट। दूसरी ओर क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट। ली रुयान के लौटने के बाद क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग भी बेहद उत्साहित थे और 9 हेवन सीक्रेट दायरे में नानगोंग चेन के कारनामे के बारे में जानकर उनकी आंखें उत्साह से चमक उठी। केंद्रीय दिव्य महाद्वीप पर विजय प्राप्त करना है विलक्षण प्रतिभावान पौराणिक रक्त दानव राजा का वध करो। ये कल्पना करना मुश्किल है कि ये सब चीजें एक 18 साल का लड़का कर सकता है। ये नानगोंग चेन की अजय क्षमता को साबित करने के लिए काफी है। उन्होंने अपना पूरा जीवन लाल तलवार देव राजा के रूप में बिताया और यह कहा जा सकता है कि उन्होंने सही व्यक्ति का अनुसरण किया। रुयान, अब से तुम्हें स्वामी जी के चरणों में रहना होगा और उनकी सेवा करनी होगी। तुम्हारी सुंदरता उनके आसपास की अन्य स्त्रियों से कम नहीं है। तुम एक सच्ची ड्रैगन हो और भविष्य में तुम निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छूओगी। क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने गंभीरतापूर्वक दाव को सलाह दी। अगर ली रुयान नानगोंग चेन को हराने में कामयाब हो जाता है तो इससे क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट को बहुत फायदा होगा और उसे एक गारंटी मिल जाएगी। मंच के बाहर ली रुयान ने नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उनके चेहरे की बनावट कोमल थी और त्वचा भेड़ की चर्बी की तरह सफेद थी। उनका व्यवहार इतना सुरुचिपूर्ण था मानो वे किसी शास्त्रीय युग की सुंदरी हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इस समय ली रुयान ने अपना सिर नीचे झुकाया, काफी देर तक चुप रही और फिर दाव कहा। पहले तो वह इसे निश्चित रूप से खारिज कर देती, लेकिन 9 स्वर्गों के गुप्त क्षेत्र का अनुभव करने के बाद उसकी राय थोड़ी बदल गई है। हालांकि इसके बावजूद वह तलवार सम्राट के दिल के बोझ से दबी हुई थी और वह किसी अन्य महिला की तरह नानगोंग चेन की सेवा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकती थी। इसका किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये तो प्राचीन काल से ही ली रुयान की अंतर्निहित गरिमा है। तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा।
उसे इस हालत में देखकर क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने कुछ सोचा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, दाओ। उद्धरण चिन्ह। कुछ ही देर में एक हड़बड़ी भरी आवाज सुनाई दी। संप्रदाय के गुरुजी, कुछ भयानक घटना घटित हुई है। महान झोऊ राजा उन 3 चोरों के साथ फिर से यहाँ आ गए हैं। एक शिष्य द्वार के बाहर से दौड़ता हुआ आया, उसका चेहरा भय से भरा हुआ था और वह चिल्लाया, आपको हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करने पर गर्व महसूस करना चाहिए। पीछे से एक खंजर की दमदार आवाज आई। आह! फिर ठंडी रोशनी की एक किरण अंदर घुसी और सीधे शिष्य के हृदय को भेद गई। ये देखकर लियू रुयान का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और उसकी खूबसूरत आंखें सदमे से भर गईं। महान झोऊ राजा 3 चोरों के साथ, ये कौन है? इन्होंने हमारे क्षेत्र में घुसपैठ क्यों की? इस समय उसके मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। किनारे पर खड़े क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली, उनकी निगाहें बर्फीली ठंडी हो गईं और उनका चेहरा अत्यधिक क्रोध से विकृत हो गया। दरवाजे के बाहर शिष्य का शव गिरने के बाद अजगर के वस्त्र पहने एक आकृति अंदर आई, जिसके पीछे 3 शक्तिशाली आभाएं थीं। समूह के मुखिया, प्रभावशाली कदकाठी वाले अधेड़ व्यक्ति, ग्रेट झोऊ के वर्तमान शासक ग्रेट झोऊ राजा थे। उनके पीछे ग्रेट झोऊ के 4 तलवार संप्रदायों के अलावा अन्य 3 तलवार संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुख खड़े थे। तुमने मेरे संप्रदाय का नरसंहार कैसे किया? शिष्य, क्या तुम्हें प्रतिशोध का डर नहीं है? क्रोध से भरी आंखों से लाल तलवार वाले देवराज ने ठंडे स्वर में कहा। नरसंहार? हम तो बस तुम्हें इसलिए दंडित कर रहे हैं क्योंकि तुमने इतने लंबे समय तक हमारी मांगे नहीं मानी। प्रतिशोध की बात करें तो कैसा प्रतिशोध? हाँ हाँ हाँ। लिंगशियाओ तलवार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने ही अभी अभी पहल की थी। उसकी आभा इतनी शक्तिशाली है कि उसकी तुलना क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग से की जा सकती है। ये सुनकर बाकी दोनों दिल खोलकर हंस पड़े, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे सभी संप्रदाय के गुरु थे, जिनमें देवराजों की समान साधना का स्तर था और वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। तुम सपना देख रहे हो, तुम सपना देख रहे हो, ये बिल्कुल असंभव है, क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने ठंडे स्वर में कहा, उनके शब्द दृढ़ थे। हमने आपको इस पर विचार करने के लिए लगभग 1 सप्ताह का समय दिया है, फिर भी आपने अभी तक सहमति क्यों नहीं दी? क्या आप सचमुच हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? हम आपको इतना समय केवल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं। एक व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। उसने काले कपड़े पहने हुए थे, उसकी आभा छिपी हुई थी और वह शैडो स्वॉर्ड सेक्ट का सेक्ट मास्टर था। उस समय उसके होठों पर मुस्कान थी और वह तिरस्कारपूर्ण ढंग से बोल रहा था, मानो वह उस पर कोई एहसान कर रहा हो। मेरा क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट तुम्हारी तरह का नहीं है, जो दूसरे राजवंश के दरबार में झुक गया। कितना हास्यास्पद है। और तुम, महान झोऊ राजा, एक राष्ट्र के प्रतिष्ठित शासक, तुमने तो उनसे गठबंधन कर लिया है। तुमने मुझे सचमुच निराश किया है। क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने व्यंग्य किया, उसका संकल्प अधिक था। यह महान झोऊ अभी भी मेरा है या नहीं, क्या तुम मुझसे बेहतर नहीं जानते? महान झोऊ राजा ने अपना सिर हिलाया, दाव को जवाब दिया और फिर ठंडे लहजे में दाव से आगे कहा, वह राजकुमार मध्य दिव्य महाद्वीप के अमर राजवंश से आता है। मैं उसके सामने आत्मसमर्पण करना और उसकी बात मानना बेहतर समझता हूँ, बजाय इसके कि त्यानेयुवान मनों के ये लोग हर दिन मुझ पर अत्याचार करें। अब समय आ गया है कि मैं त्यानेयुवान मनों को उखाड़ फेंकूं और मुझे इसे संजोकर रखना चाहिए। ये सुनकर क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग को गहरा सदमा लगा। दरअसल ग्रेट झोऊ किंग त्यानेयुवान मनों से निपटने के लिए उस राजकुमार के साथ हाथ मिलाने वाले थे। ओह नहीं, इससे यंगलॉर्ड और बाकी लोगों को पता चल जाएगा। ये सुनकर लियू रुयान की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और आश्चर्य से उसके होंठ थोड़े से खुल गए। क्या ये वही महान राजा झोऊ हैं जिन्हें वो जानती हैं? वो ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप तलवार के भ्रूण के टुकड़े सौंप देंगे और युवराज के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे? अब तक चुप रही एक बूढ़ी औरत ने उसे ठंडी निगाहों से देखते हुए बोलना शुरू कर दिया। वो जलचंद्र तलवार संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख होने के साथ साथ एक शक्तिशाली दिव्य राजा क्षेत्र की योद्धा भी हैं। तुम्हें उस राजकुमार को मना करने के परिणामों के बारे में पता होना चाहिए, है ना? लिंगशियाओ तलवार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने दाओ को धमकी दी, उनके चेहरे पर भयंकर चमक दिखाई दे रही थी। बिना किसी संकोच के क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने ठंडे लहजे में घोषणा की, मैंने पहले ही यंग लॉर्ड के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और इस जीवनकाल में उनके समक्ष फिर कभी आत्मसमर्पण करने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर समूह के लोग चौंक गए, कुछ हद तक आश्चर्यचकित भी हुए। युवा स्वामी, ये कौन है? महान झोऊ राजा ने दाव से सवाल किया, उनके दिल में एक अस्पष्ट बेचैनी घर कर गई थी। अन्य तीनों ने भी क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग को ध्यान से देखा। त्यानेयुवान मनों के युवा स्वामी नांगोंग चेन, लाल तलवार वाले देवराज ने धीरे से कहा। ये सुनकर चारों आदमी पहले तो चौंक गए, फिर जोर से हंस पड़े। त्यानेयुवान मनों जैसी मामूली हवेली मध्य दिव्य महाद्वीप के अमर राजवंश से कैसे तुलना कर सकती है? मुझे लगता है तुम बूढ़े हो रहे हो और तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही है। अगर आप दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति को युवराज के सामने भी ले आएं, तो शायद उसे उनके सामने झुकना और आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा। उनकी धृष्टता भरी बातें सुनकर क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग शांत रहे और उदासीनता से बोले, दाओ, त्यानेयुवान मनों और डबल प्यूपिल पसंद को अपमानित करने का तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से बुरे अंजाम पर पहुंचेगा। महान झोऊ राजा चुप रहे, उनकी आंखों में थोड़ी सी आशंका झलक रही थी। अप्रत्याशित रूप से त्यानेयुवान मनों उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक परेशानी भरा निकला, क्योंकि उसने इतनी जल्दी ही क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट को हासिल कर लिया था, जो उसकी उम्मीदों से परे था।
उसी क्षण तीनों संप्रदाय प्रमुखों के मन में एक साथ एक ध्वनि संचार सुनाई दिया। चूंकि यह डबल प्यूपिल पसंद की शक्ति है तो उसे एक दिन का समय दो। कल युवराज स्वयं क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट में जाकर उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करेंगे। अगर डबल प्यूपिल पसंद को परवाह है तो वह सीधे मुझसे मुकाबला करे। मुझे विश्वास है कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। उनकी आंखें चौंक गईं, उनके दिल सदमे से भर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि युवराज दोहरी पुतली वाले व्यक्ति को एक दिन का समय देंगे। कल का शो शानदार होने वाला है। अध्याय 80 ड्रैगन सांसारिक पुत्र। अध्याय 80 ड्रैगन सांसारिक पुत्र। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज इतनी आसानी से इस विपत्ति से बच जाओगे, शैडो गॉड किंग ने कुछ अफसोस के साथ कहा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था। स्पष्टतः इस व्यक्ति के मन में क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग के प्रति गहरी घृणा है। युवराज ने दया दिखाते हुए आज दोहरी शिष्यता वाले व्यक्तियों को बख्शने का फैसला किया है। वह आज तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन कल स्वयं आकर तुम्हें दबा देंगे। वैसे तुम त्यानेयुवान हवेली जाकर देख सकते हो कि क्या वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। लिंग शियाओ गॉड किंग ने भी मजाक में दाव कहा, मानो वह पहले से ही उन्हें आत्मसमर्पण करते हुए देख सकता हो। ये सुनकर क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने चुपके से राहत की सांस ली। शुक्र है, अभी भी एक दिन बाकी था। इस समय वह भी कुछ हद तक बेचैन महसूस कर रहा था। दाव की भावनाओं के बारे में अनिश्चित था। क्या त्यानेयुवान मनो अपने स्वार्थ के लिए एक अमर राजवंश के युवराज को उकसाएगा। बुजुर्ग महिला ने चारों ओर नजर घुमाए और मंच पर बैठी लियू रुयान को देखा। उसकी वृद्ध आंखें चमक उठी। तुम लियू रुयान हो। ये सुनकर लियू रुयान की खूबसूरत आंखों में थोड़ी सी दहशत झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाकर सहमति दी। वह हैरान थी, आखिर यह बूढ़ी औरत उसका नाम क्यों पूछ रही थी। सचमुच युवराज ने आपकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना है और आपको बहुत पसंद करते हैं। यदि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें तो आप उनकी रखेल बन सकती हैं। युवराज के कल आगमन पर आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। बुजुर्ग महिला ने धीरे से दाव कहा। उसकी आंखें संतुष्टि से उसे देख रही थी। ये सुनकर लियू रुयान को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका कोमल शरीर कांप उठा और उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। उस अमर राजवंश के युवराज को वो पसंद आ गई है। अब उसे क्या करना चाहिए। इस विशालकाय प्राणी के अस्तित्व का सामना करते हुए एक कमजोर महिला होने के नाते उसमें प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। सबके बोलने के बाद वे जाने की तैयारी करने लगे। राजा झो बोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाए। महामहिम, कल तक इंतजार क्यों करना है। क्या हम उन्हें आज ही नहीं दबा सकते। एक दिन में हालात और भी बदतर हो सकते हैं। उन्हें कुछ बुरा महसूस हो रहा था, इसलिए वे इस मामले को आज ही सुलझाना चाहते थे और इसे कल तक टालना नहीं चाहते थे। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है दाव, हम युवराज के आदेशों का पालन करेंगे। ये देखकर छाया देवता राजा ने भी दाव को तिरस्कारपूर्वक संबोधित किया, उसके प्रति जरा भी सम्मान नहीं दिखाया। ये देखकर महान झो राजा ने मन ही मन अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उनके चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था। ये लोग पहले उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन मालिक बदलने के बाद उन्होंने अपना रवैया किसी और से भी ज्यादा तेजी से बदल लिया। कितना घिनौना। एक दिन वो उन लोगों को टुकड़े टुकड़े कर देगा जो उसे नीचा समझते हैं। महान झो राजा की आंखों में एक रहस्यमयी चमक कौंधी। वह चुप रहे और दूसरों के साथ चले गए। उनके जाने के बाद ही क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने बोलने का साहस किया। रुयान, तुम्हें तुरंत त्यानेयुवान हवेली जाकर संदेश पहुंचाना होगा। तुम्हें युवा स्वामी को अवश्य सूचित करना होगा। क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग चिंतित और अधीर दिख रहे थे। ये सुनकर लियू रुयान को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने सिर हिलाया और फिर प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित होकर चली गई। कल हमारा संप्रदाय बचेगा या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। उसके विदा होते हुए रूप को देखते हुए क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने धीरे से कहा, दाओ। इससे पहले उन्होंने त्यानेयुवान मनों में नांगोंग चेन को कई पत्र भेजे थे, लेकिन उस समय नांगोंग चेन अभी भी नौस्वर्ग गुप्त क्षेत्र में थे और यह अज्ञात है कि क्या दाव ने उन्हें अब तक देखा है। क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने गहरी चिंता के साथ सोचा। दूसरी ओर एक आलीशान महल में इस समय महल के अंदर एक खूबसूरत युवती गा रही है और नाच रही है, जबकि बिस्तर पर एक शक्तिशाली आभा वाला युवक उन्हें बुरी निगाहों से देख रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। लगता है आज तो मुझे नन्हे मालिक को खूब मजा आने वाला है। वह भव्य वस्त्रों से सुसज्जित थे और महामहिम गुप्त ड्रैगन अमर वंश के उत्तराधिकारी थे, जिन्हें ड्रैगन सांसारिक पुत्र के नाम से भी जाना जाता था। उनके पास अद्वितीय प्रतिभा थी और वे अवलोक पवित्र शरीर धारण किए हुए थे, जो स्वर्गीय रैंकिंग में 8वें स्थान पर था। ये सुनकर गायिकाओं का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उनके कोमल शरीर कांपने लगे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि उनके सामने खड़ा राजकुमार अत्यंत अत्याचारी था और जो कोई भी उसके साथ रात बिताएगा अगले दिन उसके कमरे में उसकी भयानक मौत हो जाएगी। अन्य अफवाहों के अनुसार ये राजकुमार दूसरों को यातना देने में आनंद लेता है। यदि कोई उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो वह उसे निर्दयतापूर्वक मार डालता है। वह अत्यंत विकृत मानसिकता का व्यक्ति है। क्या तुम सब मुझसे बहुत डरे हुए लग रहे हो। ड्रैगन वर्ल्डली सन बिस्तर से कूद गया। उसकी आकृति भूत की तरह चमक उठी और फिर वह कांपती हुई महल की दासी के पास आया। धमाका, एक ही थप्पड़ से उसने महल की दासी को हवा में उछाल दिया। उसके शरीर में अथाह बल उत्पन्न हुआ, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। इस दृश्य को देखकर महल की दासियां दहशत से चीखने लगी। चुप रहो, सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई है, क्या इतना हंगामा करना वाकई जरूरी है। ड्रैगन वर्ल्डली सन ने भौहें चढ़ाईं, उसके भीतर क्रूरता का ज्वार उमड़ रहा था।
फिर उसके चेहरे पर एक घुरघुराहट भरी मुस्कान आ गई और उसकी दिव्य शक्ति से भरी आंखें लाल हो गईं। चूंकि तुम सबको इतना चिल्लाना पसंद है तो चलो खेल को आगे बढ़ाते हैं और अभी शुरू करते हैं। इसके तुरंत बाद बाहर खड़े पहरेदारों ने झटपट पर्दा बंद कर दिया और जल्द ही एक दाव की अत्यंत दयनीय आवाज सुनाई दी। महल के सफेद पर्दे देखते ही देखते खून के अनगिनत धब्बों से लाल हो गए। बाहर खड़े पहरेदार इस दृश्य को देखकर उदासीन बने रहे, जाहिर तौर पर वे इसके आदी हो चुके थे। काफी देर बाद भीतर मौजूद ड्रैगन वर्ल्डलीसन तब रुका जब तीनों तलवारों के संप्रदाय प्रमुख वहां पहुंचे और ड्रैगन वर्ल्डलीसन ने उनकी उपस्थिति को महसूस किया। महामहिम, हमने आपकी इच्छानुसार कार्य कर दिया है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही डबल प्यूपिल पसंद को इस मामले की जानकारी मिल जाएगी। शैडो गॉड किंग जमीन पर घुटने टेककर दाव को आदरपूर्वक संबोधित करने लगा। बुरा नहीं है। ड्रैगन वर्ल्डलीसन खून की तेज गंध लिए आगे बढ़ा और बोला, अगर डबल प्यूपिल पसंद एक समझदार आदमी है तो मेरा नाम सुनकर शायद वो कल नहीं आएगा, लेकिन ये काफी उबाऊ होगा। मुझे उम्मीद है कि ये दोहरी शिष्यता वाला व्यक्ति कल आ सकेगा। इस तरह मेरे हाथों में स्वर्गीय रैंकिंग में एक और आत्मा होगी। यह एक अद्भुत अनुभूति होगी। ड्रैगन वर्ल्डलीसन ने संतुष्टि भरे भाव से कहा। दाव ये सुनकर बाकी लोग चौंक गए। क्या ये युवराज हैं, महाराज? उनके शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है कि कई शीर्ष क्रम के प्रतिभाशाली खिलाड़ी उनके हाथों में आ चुके हैं। महामहिम विश्व में अद्वितीय हैं। भला एक साधारण शिष्य भला आपके बराबर कैसे हो सकता है? छायादेव राजा ने दाव की चापलूसी की। हाँ, सब कहते हैं कि नौस्वर्ग गुप्त क्षेत्र में दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति की शक्ति बिल्कुल नकली है। अगर वह कल आने की हिम्मत करता है तो शायद उसका असली रंग सामने आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। बूढ़ी औरत ने दाव की बात दोहराई। ये सुनकर ड्रैगन वर्ल्डलीसन का चेहरा बेहद प्रसन्न हो गया और उसने सहज भाव से कहा, चूंकि तुम स्वर्गिक रैंकिंग में 10वें स्थान पर पहुंच चुके हो तो तुम्हारे पास कुछ तो ताकत होगी ही। लेकिन मुझे डर नहीं है। इसके विपरीत मुझे तो ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को मारना सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने सुना है कि उसके पीछे की ताकत को त्यानेवान मनो कहा जाता है ना? तुम काफी समय से मेरा पीछा कर रहे हो। ऐसे में जब मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा तो तुम जाकर त्यानेवान मनो को आपस में बांट सकते हो। ये सुनकर समूह ने प्रसन्नता व्यक्त की। धन्यवाद महाराज। नोट, कृपया मुझे उपहार दीजिए। कृपया मुझे और अधिक अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आप सभी को प्यार।